रुद्र ने अपनी चाल चली, उसकी हथेली आग की रोशनी में फट गई, फिर आग की लपटों से भरे एक विशाल हाथ से टकरा गई। टकराना, एक जोरदार धमाके के साथ रुद्र की हथेली आग की लपटों को चीरती हुई निकल गई, मानो वह चाकू से टोफू काट रहा हो। हथेली में आग का विशाल सागर लगभग बिना किसी प्रतिरोध के फट गया। फिर हथेली एक तेज ब्लेड की तरह विशाल अग्नि में हाथ में कट गई। इस आघात से हथेली के बीच से विशाल लपटें फूट पड़ीं। भिन्न भिन्न आग की लहरें फूट पड़ीं, जिनमें मार्शल आर्ट की सच्ची मंशा झलक रही थी। तभी पास में स्थित 27 विशालकाय अग्नि युक्त हाथ कांप उठे। रुद्र की आकृति ने गति का लाभ उठाया और आगे निकल गई। इस हजार छाया ज्वाला हाथ में एक ही क्षण में दर्जनों या सैकड़ों हथेलियों को सक्रिय करना शामिल है, जिससे बचना असंभव हो जाता है। यद्यपि यह शक्तिशाली दिखता था, लेकिन यदि इसका एक भी विशाल हाथ टूट जाता तो अन्य आक्रमणों को नजरअंदाज किया जा सकता था। इसलिए जब रुद्र ने एक हथेली से उस विशाल हाथ को चीर दिया, तो उसने आगे बढ़ने का अवसर लिया। टकराना, इस समय विपरीत दिशा से विशाल लपटें उठीं और भयंकर आग ने बंधु को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उसने अपना दाहिना हाथ वापस खींच लिया, जो कांप रहा था और स्पष्ट रूप से सूजा हुआ था। उसने सचमुच मेरे हमले को तोड़ दिया। बंधु की परिधीय दृष्टि धुंधली हो गई। उसने अपनी सूजी हुई हथेली पर नजर डाली, उसकी आंखों में आश्चर्य के भाव थे। हालांकि उसके इस हमले में उसकी केवल 60% शक्ति ही लगी थी, फिर भी यह साधारण महल क्षेत्र के साधकों से मुकाबला कर सकता था। लेकिन अब उसे एक अर्ध पैलेस क्षेत्र साधक द्वारा प्रतिकर्षित किया गया था। इसके अलावा उसकी हथेली की हड्डियां लगभग टूट गईं। आज भी उनकी हथेली और यहां तक कि पूरी बाह में दर्द रहता है। इस परिणाम से बंधु के दिल में तूफान आ गया। हजार छाया ज्वाला हाथ, अगर ऐसा हमला आपकी गौरवपूर्ण मार्शल आर्ट है, तो आप कुछ खास नहीं हैं। जैसे ही बंधु आश्चर्यचकित हुआ, रुद्र पहले ही आग की लपटों से गुजर चुका था और अपने शरीर के एक फ्लैश के साथ वह पूर्व के सामने प्रकट हुआ। उसमें तीव्र युद्ध की भावना जागृत हुई। यद्यपि उसके पास केवल अर्धमहल क्षेत्र की साधना थी, फिर भी रुद्र की नींव बहुत मजबूत थी। उसने जो कष्ट सहे थे, वे प्राचीन काल में बहुत कम देखे जाते थे। इसलिए भले ही वह केवल अर्धमहल क्षेत्र में था, जब उसकी शक्ति पूरी तरह से प्रस्फुटित हुई, तो यह एक साधारण महल क्षेत्र साधक से ज्यादा खराब नहीं थी। इसके अलावा युद्ध मार्शल आत्मा के भयानक लड़ाई के इरादे के साथ रुद्र की युद्ध शक्ति एक महत्वपूर्ण अंतर से और अधिक बढ़ गई थी। इसके अलावा इस समय उसने स्वर्ग दमनकारी 3 रूपों में से एक का भी उपयोग किया था। हालांकि इस रूप में उसने केवल अपनी मार्शल आर्ट का ही सच्चा इस्तेमाल किया था और इसे सहजता से किया था, फिर भी इसकी शक्ति कई मार्शल आर्ट से आगे निकल चुकी थी। यहाँ तक कि राजा स्तर की मार्शल आर्ट के लिए भी रुद्र के इस रूप की बराबरी करना मुश्किल होगा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह इस समय हजार छाया ज्वाला हाथ को भेद सकता था। आपकी युद्ध शक्ति वास्तव में बहुत प्रबल है, आप एक दुर्लभ प्रतिभा हैं। आगे बढ़ रहे रुद्र का सामना करते हुए बंधु ने थोड़ा सा मुंह बनाया, फिर उन्होंने अपनी बाहें उठाईं और कहा, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। मैंने अभी अपनी युद्ध शक्ति का केवल 60% ही लगाया है। आगे मैं आपको धीरे धीरे एक महल क्षेत्र के साधक और आपके बीच के अंतर को समझाऊंगा। जैसे ही ये शब्द बोले गए, पास के शून्य में बिखरी हुई लपटें भड़क उठीं और सभी बंधु के शरीर की ओर लौट आईं। वाह! अगले ही पल उसकी हथेली चमक उठी और विशाल हाथ रुद्र की ओर दबाव डालने लगे। हजार छाया लौ हाथ, डाइजिया। बंधु के मुंह से एक धीमी चीख निकली। इस बार उनके द्वारा कुल 32 विशाल हाथ प्रकट किए गए, लेकिन इस बार ये सिर्फ 4 और विशाल हाथ नहीं थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि प्रत्येक विशाल हाथ की शक्ति बढ़ गई थी। इसके अलावा ये 32 विशाल हाथ बिखरे हुए हमले नहीं थे, बल्कि भयानक लहरों की परतों की तरह एक के बाद एक उनकी शक्ति को पहले से कई गुना बढ़ा रहे थे। ऐसा हमला न केवल महल क्षेत्र के नीचे के लोगों को, बल्कि महल क्षेत्र के साधारण साधकों को भी कुचल सकता था। चलो देखते हैं कि क्या इस बार भी तुम अपंग नहीं हो, मजीद ने व्यंग्य किया। रुद्र की पिछली चाल, जिसने उसे यी को लेने से रोका था, ने उसे काफी परेशान कर दिया। हाँ, अप्रत्याशित रूप से उसकी ठंडी खर्राटें बबलू को पता चल गईं। इस समय बबलू, जो अभी भी रुद्र के कंधे पर थी, अचानक एक सफेद रोशनी में बदल गई और आगे बढ़ गई। वाह! वह छोटा लड़का बहुत तेज था और बंधु की ओर तेजी से बढ़ रहा था। फिर उसने कीमती कड़ाही को अपनी गर्दन पर लटका लिया और जैसे ही कड़ाही से रंग बिरंगी रोशनी निकली, वह हवा से नीचे गिर पड़ी। हाँ, यी ने एक हल्की चीख निकाली और वह बहुत तेजी से नीचे गिर पड़ी। इस समय मजीद गुप्त रूप से अपने कबीले के कदम के बारे में विचार कर रहा था, लेकिन अचानक एक भयानक उतार चढ़ाव आ गया। इस प्रकार के उतार चढ़ाव से उसके रोम रोम में भय के कारण झुरझुरी सी होने लगी। अच्छा नहीं, मजीद ने भौहें चढ़ाईं और जल्दी से ऊपर देखा। जल्द ही उसे एक बिल्कुल सफ़ेद छोटा सा जानवर दिखाई दिया। ये वह छोटा सा जानवर है। मजीद के अलावा वान कबीले के कई सदस्यों की आंखों में आश्चर्य था। हालांकि एक संक्षिप्त आश्चर्य के बाद उनकी आंखों में एक भयानक उतार चढ़ाव भी उभर आया।
क्योंकि उन्होंने पाया कि इस छोटे से जानवर से निकलने वाली आभा केवल महल क्षेत्र में रहने वालों के पास ही थी। वास्तव में वह उतार चढ़ाव एक साधारण महल क्षेत्र की तुलना में और भी अधिक भयानक था। क्या ये महल का छोटा सा जानवर हो सकता है? सभी चौंक गए। टकराना। लेकिन इस समय कीमती कड़ाही टूटकर नीचे गिर गई, जिससे मजीद सीधे उड़ गया। एक भयानक उतार चढ़ाव आया, जिसके कारण पीछे बैठे युवा लोग 1000 मीटर पीछे उड़ गए। हाँ, तभी बबलू ने एक हल्की चीख मारी और कीमती कड़ाही को झुलाते हुए उड़ गई। इस मुद्रा को देखकर यह स्पष्ट हो रहा था कि वह छोटा लड़का तब तक संतुष्ट नहीं था जब तक कि उसने इन लोगों को अच्छी तरह से पीट न दिया हो। टकराना। इस समय रुद्र ने अपनी चाल चली और उसके शरीर से अंतहीन युद्ध की भावना फूट पड़ी। युद्ध मार्शल आत्मा की शक्ति पूरी तरह से सक्रिय हो गई थी और उसमें समा गई थी, जिससे उसका आक्रमण अभी भी पाम स्प्लिटिंग स्टार के रूप में था। हथेली की रोशनी एक तेज ब्लेड की तरह चमकती हुई, एक दूसरे पर चढ़े हुए 1000 छायाज्वाला हाथों को कुचलती हुई। टकराना। एक जोरदार गर्जना के साथ रुद्र का बैंगनी वस्त्र लहरा उठा, उसकी आभा इंद्रधनुष जैसी थी। वह बाहर निकला, उसके पैर जमीन पर पड़े, जिससे शून्य कांप उठा। उसके पैरों के नीचे एक रहस्यमयी आकृति उभर आई। उसकी साधारण सी दिखने वाली चाल में गहरी अंतर्दृष्टि छिपी थी। मार्शल आर्ट की गहनता की अपनी समझ को स्वर्ग दमनकारी 3 रूपों के साथ एकीकृत करने के बाद रुद्र की दाव के बारे में अपनी समझ भी बढ़ गई। स्वर्ग और पृथ्वी को दबाना। अंततः रुद्र उछल पड़ा और उसकी हथेली आकाश से नीचे की ओर दब गई। टकराना। विशाल ताड़ का पेड़ नीचे उतरा और बंधु के हमले को पूरी तरह से कुचल दिया। नीचे आकृतियां टिमटिमाने लगीं और बंधु तेजी से पीछे हट गया। स्वर्ग को दबाने वाले 3 रूपों को रुद्र ने अपनी अंतर्दृष्टि से लगातार सक्रिय किया। ये शक्ति इतनी प्रबल थी कि महल क्षेत्र का साधक भी इसका प्रतिरोध नहीं कर सकता था, जैसा कि एक दिव्य मार्शल आर्ट से अपेक्षित है। रुद्र की आंखों में संतुष्टि दिखाई दी। इस बार जब उन्होंने स्वर्ग दमनकारी 3 रूपों को सक्रिय किया तो उन्होंने केवल मार्शल आर्ट की उस गहनता का उपयोग किया जिसे उन्होंने समझा था और उसे चालों के साथ एकीकृत किया। उन्होंने सच्ची दिव्य गहनता का उपयोग नहीं किया। फिर भी इसके साथ वह पहले से ही एक पहले इस दायरे के साधक को पीछे हटा सकता था। ये कल्पना करना कठिन नहीं है कि जब वास्तविक दिव्य मार्शल आर्ट सक्रिय होगी तो वह कितनी विनाशकारी होगी। ये कैसी मार्शल आर्ट है, इतनी जबरदस्त। बंधु पूरे 760 मीटर पीछे हट गया, तब जाकर वह अपने शरीर को स्थिर कर पाया। उसकी आंखों में आश्चर्य साफ झलक रहा था। वह एक प्रतिष्ठित महल क्षेत्र साधक अब इस अर्ध महल क्षेत्र साधक के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ था। हमें यह अवश्य जानना चाहिए कि दक्षिणी चमक की जिस सच्ची अग्नि के साथ वह जुड़े थे वह एक राजा द्वारा छोड़ी गई सच्ची अग्नि थी। ऐसा लगता है कि मुझे असली आग के भीतर राजा की शक्ति का उपयोग करना होगा। बंधु की आंखें सिकुड़ गईं। सच्ची आग में राजा की शक्ति थी, लेकिन वह ऐसी चीज नहीं थी जिसे वह इस समय नियंत्रित कर सकता था। अब भी वह इसके केवल एक हिस्से पर ही नियंत्रण रख सकता था। यदि उन्होंने जल्दबाजी में ये सब सक्रिय कर दिया तो उन्हें आसानी से प्रतिकूल प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ सकता है। वाह! जलती हुई लपटें हवा में फैल गईं। उनके भीतर कुछ रहस्यमयी रून घूम रहे थे। ये दाव पैटर्न थे, राजा दाव पैटर्न, जिनमें राजा की शक्ति समाहित थी। जैसे ही ये लपटें प्रकट हुईं, पूरा शून्य अत्यधिक गर्म हो गया। भयानक शक्ति का कंपन हुआ, जिससे शून्य में लहरें फैल गईं। वह आभा ऐसी थी मानो सचमुच कोई राजा उतर आया हो। दक्षिणी चमक सील। बंधु ने अपनी चाल चली, उसके हाथ एक दूसरे में गुंथ गए, जिससे एक मोहर बन गई। तुरंत ही दाव पैटर्न वाली लपटें एकत्रित हो गईं तथा एक विशाल अग्नि में मोहर बन गई। जैसे ही अग्नि में मोहर प्रकट हुई, ऐसा लगा जैसे कोई राजा उतर आया हो। ऐसी आध्यात्मिक मोहर साधारण महल क्षेत्र साधकों को कुचलने के लिए पर्याप्त थी। धमाका! फिर ये राजा सील नीचे दबाया। चमकदार अग्नि में प्रकाश फैल गया और रहस्यमय दाव पैटर्न ने एक क्षेत्र को बंद कर दिया। हथेली विभाजक तारा। रुद्र ने अपनी चाल चली, उसकी हथेली आगे की ओर हिल रही थी। इस बार उन्होंने इस रूप में दिव्य तत्व का समावेश किया, यहाँ तक कि उसकी हथेलियों के बीच आकृतियां बन रही थीं, जिससे आसपास का स्थान अकारण काम रहा था। दिव्य आभा के संकेत से अंतरिक्ष अस्त व्यस्त हो गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि वह इतनी विशाल शक्ति का सामना करने में असमर्थ था। उसकी हथेली हिली और एक चमक झिलमिला उठी। दिव्य चमक जैसी वे रोशनियां बंधु की दक्षिणी चमक मोहर को फाड़ रही थीं। फिर रुद्र की हथेली ने चाकू की तरह आग की सील को चीर दिया और प्रकाश की एक चमक के साथ ऐसा लगा जैसे वह शून्य को चीर रही हो। टकराना! एक जोरदार धमाके के साथ दक्षिणी चमक सील टूट गई। रुद्र का शरीर सील के आर पार चमक उठा। स्विश! उसकी हथेली ने अवसर का लाभ उठाया और वार किया। ये कैसे संभव है? दक्षिणी चमकीली मोहर को फटा हुआ देखकर बंधु का चेहरा आश्चर्य से भर गया। हालांकि सामने वाले विशाल हाथ ने प्रहार किया, जिसमें दिव्य शक्ति का अंश था। उस शक्ति ने उसके मन और वंश पर आक्रमण कर दिया, जिससे उसके दक्षिणी चमकीली अधोदहन में स्थित राजा की शक्ति निष्क्रिय हो गई।
सदमे में आकर बंधु ने तुरंत एक ढाल सक्रिय कर दी। वाह! ढाल चमक उठी और आगे का रास्ता अवरुद्ध हो गया और उसका शरीर अत्यंत तीव्र गति से पीछे हट गया। टकराना! रुद्र की हथेली नीचे गिर गई, जिससे राजा स्तर की ढाल सीधे उड़ गई। यहाँ तक कि ढाल पर बने पैटर्न भी कुछ हद तक क्षतिग्रस्त हो गए थे। इस समय बंधु 10,000 मीटर दूर था, उसका चेहरा आशंका से भरा हुआ था। ये व्यक्ति बहुत शक्तिशाली है, क्या ये सम्राट स्तर की मार्शल आर्ट है? वह हैरान सा लग रहा था। हाँ, इस बीच दूसरी तरफ यही कीमती कड़ाही को घुमा रही थी और लगातार मजीद को कुचल रही थी। बबलू के भयंकर हमलों के सामने बंधु के पास प्रतिरोध करने की शक्ति नहीं थी। उसे बुरी तरह पीटा गया, उसका चेहरा चोटिल और सूजा हुआ था तथा उसके शरीर की अनगिनत हड्डियां टूट गई थीं। और उसके बगल में वान कबीले के 15 युवा सदस्य यही द्वारा नियंत्रित थे, जो अपना असली सार भी हिलाने में असमर्थ थे। छोटा जानवर नहीं, दिव्य जानवर, दया करो। ठीक है, मजीद ने कड़वाहट से भरे चेहरे, नाक से बलगम और आंसू बहाते हुए बबलू से लगातार विनती करते हुए कहा। अब तक उसे आखिरकार समझ आ गया था कि यह छोटा जानवर इतना खूंखार है कि वह उसे उकसा नहीं सकता। वास्तव में ये पहले ही साधारण पैलेस क्षेत्र साधकों से आगे निकल चुका था। यया वह छोटा सा लड़का लगातार हमला करता रहा और चहचहाता रहा। उसका रूप देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कह रहा हो, अभी तो अहंकार कर लो, अभी तो अहंकार कर लो। आखिरकार बबलू चीज़ों को तोड़ फोड़ कर थक गई। उसकी आंखें झपकने लगीं, मजीद के शरीर को घूरते हुए। उसकी नज़रें इधर उधर घूमीं और उसकी कमर पर रखे स्टोरेज बैग पर पड़ीं। अपने छोटे से पंजे के एक झटके से उसने सीधे उसका स्टोरेज बैग ले लिया। इससे मजीद की पलकें फड़कने लगीं और उनका चेहरा दर्द से विकृत हो गया। नहीं, मजीद ने दुखी होकर कहा, ये सब मेरी बचत है। उसे हताश होकर चिल्लाते देख बबलू ने उसे फिर से मारा, फिर आंखें झपकाईं और ज़मीन से गिरा हुआ एक शिवालय उठा लिया। ये वही स्वर्गीय अग्नि से चमकता हुआ शिवालय था जिसे मजीद ने सक्रिय किया था, एक असली राजा स्तरीय खजाना। नहीं, मजीद चिल्लाया, दिव्य राक्षस, नहीं, पूर्वज, कृपया मेरे लिए ये शिवालय छोड़ दीजिए। आपके पास तो खजाने का हंडा तो है ही, इस खजाने के हंडे के बिना मैं जी नहीं सकता। मजीद सचमुच आंसुओं के कगार पर था। यह एक राजा स्तरीय आध्यात्मिक कलाकृति थी जिसे पाने के लिए वह एक प्राचीन खंडहर में लगभग मर ही गया था। मजीद को चीखते देख बबलू ने उसे फिर से थपथपाया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं, मानो कह रही हो, फिर से चिल्लाओ और मैं तुम्हें खा जाऊंगी। ये सुनकर मजीद ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। ये कहते हुए बबलू ने भंडारण बैग के भीतर खजाने का निरीक्षण करने के लिए अपनी आध्यात्मिक भावना का उपयोग करना शुरू कर दिया। तो वह छोटा सा सफ़ेद जानवर है। इस दृश्य को बंधु ने पूरी तरह से कैद कर लिया था, जो स्थिर हो चुका था। ये देखकर उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसकी नज़र रुद्र की ओर गई, जो धीरे धीरे उसकी ओर आ रहा था। फिर उसकी नज़र लगातार रुद्र और बबलू के बीच घूमती रही। ये किस तरह के इंसान और जानवर हैं? बंधु हैरान रह गया। क्या ये इस वर्जित ज़मीन पर रहने वाला कोई मूल निवासी हो सकता है? वह पूरी तरह से हैरान था। अगर ऐसा न होता तो कौन इतना स्वर्ग विरोधी हो सकता था? उसके द्वारा पाला गया एक छोटा सा जानवर एक अर्धमहल क्षेत्र साधक को कुचल सकता था, और वह स्वयं केवल अर्धमहल क्षेत्र साधना के साथ एक महल क्षेत्र विशेषज्ञ के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता था। उनके द्वारा प्रयुक्त मार्शल आर्ट सम्राट स्तर की मार्शल आर्ट से भी आगे बढ़कर लगभग दिव्य कलाओं के समान प्रतीत होती थी। इन सब बातों से उन्हें गहरा सदमा पहुंचा। इस बिंदु तक वह रुद्र के प्रति आशंका से भर गया था। इस बीच बबलू ने अन्य 15 लोगों से सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वे सभी लोग निराश दिख रहे थे, लगभग आंसू बहा रहे थे। हालांकि बबलू ने उन्हें बांध दिया था, जिससे वे हिल नहीं सकते थे, इसलिए वे केवल असहाय होकर देख सकते थे। उनमें नाराजगी का संकेत तक दिखाने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वे सब देख चुके थे कि अभी अभी मजीद के साथ क्या हुआ था। वान कैंसेन की स्थिति को देखते हुए उन्हें स्वस्थ होने में कम से कम 1 महीने का समय लगेगा। इस समय रुद्र एक शक्तिशाली आभा के साथ उसके पास पहुंचा, जिससे बंधु की भौहें कसकर सिकुड़ गईं। महामहिम सचमुच एक असाधारण व्यक्ति हैं। मैं स्वर्गीय राजधानी के उत्तर पश्चिम में रहने वाले वांग वंश का बंधु हूँ। मैं अपने पिछले कार्यों के लिए क्षमा चाहता हूँ और आपसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया मेरे लोगों को रिहा कर दें। बंधु की आंखें चमक उठीं और एक पल की हिचकिचाहट के बाद उन्होंने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और कहा। इस समय उसके कुल के लोग उस छोटे से जानवर के कब्जे में थे। अगर वे लड़ते रहे और ये कुल के लोग मारे गए तो नुकसान सचमुच बहुत बड़ा होगा। ये सभी लोग प्रतिभाशाली थे। माफ़ी मांगो। रुद्र ने भौहें चढ़ाईं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब माफ़ी मांगना थोड़ा हास्यास्पद है? तुम क्या चाहते हो? बंधु की आंखें ठंडी हो गईं। हालांकि तुम्हारी युद्ध शक्ति असाधारण है, फिर भी मैं साधनहीन नहीं हूँ। बस असली खून खराबे की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हम दोनों ही प्रतिभाशाली हैं, इसके लिए हम अपनी नींव क्यों खराब करें?
जैसे ही वह बोल रहा था, बंधु का हाथ हिला और हल्की सी रोशनी टिमटिमाने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई निषिद्ध वस्तु उसकी हथेली में आ गई हो। मेरी नींव को नुकसान पहुंचाया। रुद्र ने एक भान उठाए, उसके चेहरे पर चिंतन का एक संकेत था। प्रतिद्वंद्वी एक महल क्षेत्र का साधक था और उसके पास एक निषिद्ध कलाकृति थी। अगर वह सचमुच पूरी ताकत लगाकर खून खराबा शुरू कर देता तो यह वाकई थोड़ी परेशानी वाली बात होती। हालांकि ये रुद्र को धमकाने के लिए पर्याप्त नहीं था। फिर भी रुद्र ने तुरंत कोई कदम नहीं उठाया। ये जगह गोल्डन ड्रैगन सिटी से ज्यादा दूर नहीं है। यहाँ अपने तुरुप के पत्ते दिखाना फायदेमंद होने के बजाय नुकसानदेह होगा, रुद्र ने मन ही मन सोचा। गर्जन। तभी कुछ ही दूरी पर स्थित अग्निसागर से एक गर्जना गूंजी। वहां आग की लपटें उठीं और एक विशालकाय अजगर बाहर निकला। यह अजगर 10 झांग लंबा था, आग के शल्कों से ढका हुआ था और इसके माथे पर एक सर्पिल अग्नि सींग लगा हुआ था। यह एक अग्नि सींग वाला अजगर है जो बाढ़ के अजगर का एक करीबी रिश्तेदार है। ये देखकर उसके बगल में खड़ा बंधु गंभीर हो गया। इस अग्नि सींग वाले अजगर के माथे पर बने दांव के निशान सघन हो गए हैं, जो साफ तौर पर दर्शाते हैं कि यह महल क्षेत्र के 9वें चरण में है या आधे चरण वाले शिशु आत्मा क्षेत्र के करीब है। पीछे हटो, तुरंत पीछे हटो। उसके दिमाग में एक विचार कौंधा और बंधु तुरंत पीछे हट गया। एक प्राचीन विदेशी जानवर आधे कदम शिशु आत्मा क्षेत्र की ओर आ रहा है। रुद्र की भौहें भी सिकुड़ गईं। अब और देर नहीं की जा सकती। रुद्र का मन उत्तेजित हो गया और उसने भी पीछे हटने का फैसला किया। ऐसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी से उलझने से उसे कोई फायदा नहीं होगा। बबलू ने भी असामान्य उतार चढ़ाव को महसूस किया और तेजी से उड़कर रुद्र के कंधे पर बैठ गई। चलो चलें। रुद्र ने स्काई फ्लीइंग शटल को सक्रिय किया और सीधे आगे की ओर भाग गया। जल्दी करो। दूसरी ओर बंधु ने अपना हाथ लहराया, वान कबीले के शिष्यों के समूह को अपनी ओर खींच लिया और खुद भी दूर भाग गया। आओ। सभी दिशाओं में अजगर जैसी दहाड़ गूंज उठी। रुद्र और अन्य लोगों को जाते देख अग्नि सींग वाला अजगर पुनः आग के समुद्र में डूब गया। ऐसा लग रहा था कि यह उसका क्षेत्र था और रुद्र और बंधु के बीच लड़ाई ने उसे क्रोधित कर दिया था। अब जब ये लोग चले गए थे तो अग्नि सींग वाले अजगर का उनका पीछा करने का कोई इरादा नहीं था। क्या इसने हमारा पीछा नहीं किया? रुद्र एक प्रकाश की लकीर में तब्दील हो गया जो एक पल में 1000 ली दूर भाग गया। जब उसे यह महसूस हुआ कि उसके पीछे का भयानक आभामंडल गायब हो गया है तो वह रुक गया। रुद्र के रुकते ही बबलू की आंखें सिकुड़ गईं। उस नन्ही सी बच्ची ने कई थैलियां पकड़ी, फिर आध्यात्मिक हथियारों से भरे कुछ थैले चुनकर रुद्र को दे दिए, जबकि उसने खुद भी तरह तरह की आध्यात्मिक जड़ी बूटियों से भरा एक थैला गले से लगा लिया। रुद्र पहले तो स्तब्ध रह गया, फिर उसकी आंखों में समझ दिखाई दी और वह हल्का सा मुस्कुराया। ये जैसे कि यह जानते हुए कि रुद्र ने यह पता लगा लिया है, बबलू ने जल्दी से अपने छोटे पंजे हिलाए। लगातार ये चहचहाती रही। इसका अर्थ ये था कि ये उसकी युद्ध में लूटी गई वस्तुएं थीं। हाय, ये बूढ़ा आदमी कितना दुखी है। बबलू की इतनी सारी लूट देखकर स्वर्ग भक्षक गौरैया केवल गहरी आह भर सकी। मूल रूप से वह भी वांग वंश के युवकों को लूटना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से उस समय उसकी ताकत यही से कम थी और वह जानता था कि वहां जाना बेकार होगा। इसलिए वह बस असहाय होकर देख सकता था। दूसरी ओर बंधु और अन्य लोगों ने भी खुद को स्थिर कर लिया। वे दूर से रुद्र को देख रहे थे। इस समय वान कबीले के सभी युवक निराश दिख रहे थे, विशेष रूप से मजीद, जिसका स्वर्गीय अग्नि चमकता हुआ शिवालय भी बबलू द्वारा ले लिया गया था। इस समय वह सचमुच खाली हाथ था। हाय, मजीद ने आह भरी। ये कौन है? यह इतना स्वर्ग विरोधी कैसे हो सकता है? आसपास के युवकों की भी भौहें तन गईं। जब वे यही से निपट रहे थे तो उन्होंने रुद्र और बंधु के बीच लड़ाई भी देखी। एक अर्ध पैलेस क्षेत्र साधक वास्तव में एक पैलेस क्षेत्र विशेषज्ञ से लड़ सकता है, और वे इस बात से गहराई से परिचित थे कि बंधु की ताकत कितनी भयानक थी। वह एक असाधारण व्यक्ति हैं। बंधु ने आह भरते हुए कहा, इस बार हम केवल हार मान सकते हैं। यहाँ तक कि उसके पास रुद्र से निपटने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि शुरू से अंत तक ये युवक सहज लग रहा था, मानो उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल ही न किया हो। मुझे आश्चर्य है कि वह किस वंश से है। वांग वंश के कई शिष्य बुदबुदाए। बंधु ने कहा, वह किसी बड़े कबीले से होना चाहिए। इस बार हमने सचमुच गड़बड़ कर दी। मजीद ने आह भरी। हालांकि वह अनिच्छुक था, लेकिन वह जानता था कि इस समय वह बदला लेने में असमर्थ है। उस छोटे से जानवर की ताकत का मुकाबला शायद उसका कुलभाई बंधु भी नहीं कर सकता था। इस बार बच पाना ही उसके लिए बहुत भाग्यशाली था। चलो चलें। बंधु ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं, फिर रुद्र से दूर चला गया। वह निश्चित रूप से इस युवक से दोबारा मुठभेड़ नहीं करना चाहता था। मजीद ने इस समय खेद से भरकर सिर हिलाया। यदि वह ऐसा दोबारा कर सकता तो निश्चित रूप से वह कोई जल्दबाजी वाला कदम नहीं उठाता। स्वर्ण ड्रैगन सिटी हवा में लटकी हुई, चारों ओर क्यूई ड्रैगन चक्कर लगा रहे हैं तथा विशाल ड्रैगन शक्ति उत्सर्जित कर रहे हैं।
यदि कोई दूर से देखे तो उसे पता चलेगा कि वह विशाल शहर एक अजगर जैसा लग रहा था, मानो वह 9 स्वर्गों में उड़ने वाला हो। किंवदंती है कि यह एक ड्रैगन शहर था जो प्राचीन काल में स्वर्ग से उतरा था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यह एक शाही वंश का शाही शहर था। हालांकि केवल प्राचीन काल के लोग ही सच्चाई को सही मायने में जान सकते हैं। क्या ये गोल्डन ड्रैगन सिटी है? रुद्र आगे हवा में लटके गोल्डन ड्रैगन सिटी की ओर भागा। जब वह शहर से 10,000 मीटर दूर था तो वह रुक गया और धीरे धीरे चलने लगा। आगे ड्रैगन की शक्ति अपार थी। जैसे ही वह पास पहुंचा, रुद्र को विस्मय का अनुभव हुआ। मार्शल कलाकारों को स्वर्ग पहुंच क्षेत्र तक साधना करने के बाद आगे बढ़ना कठिन लगता है। किंवदंती कहती है कि उस क्षेत्र के ऊपर देवता हैं। हालांकि हजारों वर्षों से इस दुनिया में कोई भी भगवान नहीं बन पाया है। अंदर के रहस्य ने रुद्र को जिज्ञासु बना दिया, लेकिन उस समय उन्होंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। फिलहाल रुद्र सिर्फ अर्धमहल क्षेत्र में था, उस कदम से बहुत दूर। अब वह जो कर सकता था वह था सबसे पहले अपनी ताक बढ़ाना। आगे शहर का द्वार खुला हुआ था जिसमें एक सुनहरी सीढ़ी फैली हुई थी जिससे लोग शहर में प्रवेश कर सकते थे। रुद्र आगे बढ़ा और कदम दर कदम शहर की ओर बढ़ा। भाईजियो, जैसे ही रुद्र गोल्डन ड्रैगन सिटी में कदम रखने वाला था, एक कॉल उसके कानों में आई। रुद्र रुका और पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा कि पीछे से कई युवक उसकी ओर दौड़ रहे हैं। जो लोग आए थे वे थे अनिरुद्ध, सागर और अन्य। उन्हें आते देख रुद्र मंद मंद मुस्कुराया। भाईजियो, आप अर्धमहल क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। सागर की आंखों में आश्चर्य झलक रहा था, क्योंकि इस समय वह केवल आधे कदम के महल क्षेत्र में था। अनिरुद्ध ने अर्धमहल क्षेत्र में प्रवेश किया था, लेकिन उसने ध्यान से महसूस किया कि रुद्र में स्पष्ट रूप से कुछ विशेष आभा थी। क्या ये हो सकता है कि उसने वह विरासत प्राप्त की हो? अनिरुद्ध की आंखों में जिज्ञासा दिखाई दी। हालांकि उन्होंने ज्यादा सवाल नहीं पूछे। कुछ चीजों के बारे में बहुत अधिक प्रश्न पूछना अक्सर अच्छा नहीं होता। आखिरकार ईश्वरीय विरासत कोई छोटी बात नहीं थी और इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। एक अर्धमहल क्षेत्र का उल्लेख करने के लिए कुछ भी नहीं है। रुद्र ने अपनी हथेलियां फैलाईं और कहा, चलो शहर में प्रवेश करते हैं। शहर का द्वार सुनहरी रोशनी से जगमगा रहा था और वहां कोई पहरेदार नहीं था। 10,000 जातियों की लड़ाई में भाग लेने वाले सभी साधक अपने छोटे सुनहरे ड्रैगन टोकन के साथ सुरक्षित रूप से शहर में प्रवेश कर सकते थे। बेशक यदि वे लोग पिछले सत्र से रुके हुए थे तो भीतर की एक शक्ति सीधे उनके असली सार को बांध देगी। इस प्रकार वे लड़ने की अपनी क्षमता खो देंगे। यदि वे 10,000 जातियों के युद्ध को बाधित करना भी चाहें तो वे ऐसा करने में असमर्थ होंगे। क्या ये गोल्डन ड्रैगन सिटी है? ये शहर सचमुच एक दिव्य शहर जैसा है। गोल्डन ड्रैगन सिटी में प्रवेश करते ही विस्मयादिबोधक तुरंत गूंज उठे। सागर और अन्य सभी आश्चर्यचकित चेहरों के साथ सामने की ओर देख रहे थे। रुद्र भी उत्सुक भाव से सामने की ओर देख रहा था। गोल्डन ड्रैगन सिटी में कई पत्थर के प्लेटफॉर्म हवा में तैर रहे थे, जिन पर शानदार मंडप और महल बने हुए थे। महल ऊंचे थे, उनकी छतें झिलमिलाती रोशनी से सजी हुई थीं, जिससे एक अद्भुत दृश्य उत्पन्न हो रहा था। बेशक शहर की सड़कों पर भी कई घर थे, हालांकि हवा में लटके ये महल स्पष्ट रूप से अधिक भव्य और अधिक वांछनीय थे। इस समय बहुत से लोग शून्य के सामने की ओर इकट्ठा हो रहे थे। वहां आगे गोल्डन ड्रैगन प्लेटफॉर्म है। अनिरुद्ध ने आगे इशारा करते हुए कहा, देखो ये गोल्डन ड्रैगन सीढ़ियां हैं, कुल 4। जब असंख्य कुलों की लड़ाई शुरू होगी तो गोल्डन ड्रैगन सीढ़ियों के अंत में एक परीक्षण स्तंभ दिखाई देगा जो सभी पर विभिन्न परीक्षण करेगा। केवल वे ही असंख्य कुलों की लड़ाई में भाग ले सकते हैं जो इस परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे। जो असफल होंगे उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। गोल्डन ड्रैगन प्लेटफॉर्म। रुद्र की आंखें हिल गईं, उसकी निगाह सामने की ओर पड़ी। वहां एक विशाल सुनहरे पत्थर का मंच हवा में तैर रहा था। यह विशाल मंच चमकदार रोशनी से जगमगा रहा था, जो गोल्डन ड्रैगन सिटी का एक लैंडमार्क था। इसके चारों दिशाओं से नीचे की ओर 4 सुनहरी लंबी सीढ़ियां फैली हुई थीं। इस समय इन स्वर्ण ड्रैगन सीढ़ियों पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे, जिससे वे किसी के लिए भी दुर्गम हो गईं। गोल्डन ड्रैगन प्लेटफॉर्म के पास ऊंचे स्तंभ खड़े थे। वूश वूश, शून्य में कई लोग उन स्तंभों की ओर उतरे। विशेषकर गोल्डन ड्रैगन लैडर्स के पास के स्तंभ सभी पक्षों के प्रतिभावान लोगों की पहली पसंद बन गए। गोल्डन ड्रैगन प्लेटफॉर्म 4 दिनों में खुल जाना चाहिए। रुद्र ने अपनी हथेली पलटी और उसके छोटे सुनहरे ड्रैगन टोकन पर एक डेटा दिखाई दिया। गोल्डन ड्रैगन प्लेटफॉर्म वास्तव में शानदार है। सागर ने सामने सुनहरे विशाल प्लेटफॉर्म की ओर देखा, उसके चेहरे पर विस्मय का भाव था। ये स्वर्ण ड्रैगन नगर सचमुच सुंदर है। युद्ध कवच पहने एक महिला शून्य में से गुजरी। वह सामने की ओर देख रही थी, उसकी सुंदर आंखें झपक रही थीं, उसके चेहरे पर नशे का भाव था। उसके पीछे युवाओं का एक समूह चल रहा था, सभी ने ब्रोकेड के वस्त्र पहने हुए थे। यदि कोई ध्यान से देखे तो उनके कपड़ों पर फीनिक्स की कढ़ाई की गई थी। क्या ये लोग फैंग कबीले से हैं?
जब ये लोग प्रकट हुए तो अनिरुद्ध, जो गोल्डन ड्रैगन प्लेटफॉर्म पर अचंभित था, की आंखें चमक उठीं। फैंग कबीले। सागर की आंखों में आश्चर्य झलक रहा था जब उसने अपने बगल में खड़ी युवती को देखा। यह एक प्रमुख कबीला था, फैंग वंश। ये सुनकर रुद्र ने भी अपने बगल में खड़े साधकों के समूह को दिलचस्पी से देखा। सबसे पहले उसकी नज़र युद्ध कवच पहने एक महिला पर पड़ी। इस महिला का शरीर सुंदर था, जैद जैसे लंबे पैर थे तथा त्वचा बर्फ की तरह सफ़ेद थी, जिसमें से रंगीन रोशनी निकल रही थी, मानो कोई देवी नश्वर संसार में उतर आए हो। इस महिला पर रुद्र ने एक परिचित आभा का पता लगाया। यह आभा कुछ कुछ धनगिरी साम्राज्य की राजकुमारी प्रशा जैसी है। रुद्र की आंखें चमक उठीं और वह खुद को इस महिला पर एक नज़र डालने से रोक नहीं पाया। वह फीनिक्स वंश की थी और यह वंश बेहद समृद्ध था, जो साफ तौर पर उसकी विरासत के बहुत ऊंचे मूल्य का संकेत देता था। तुम क्या देख रहे हो? जैसे ही रुद्र ने महिला की ओर देखा, उसके बगल में खड़े दो युवक ठंडी आंखों से घूरने लगे और चिल्लाने लगे। हाँ, बबलू ने अपने नुकीले दांत दिखाए, उसकी आंखों में क्रूरता दिख रही थी। स्पष्टतः वह इन दोनों युवकों से काफी नाराज था। अनिरुद्ध और अन्य लोगों की भी थोड़ी सी भौहें तन गईं। फैंग कबीला वास्तव में स्वर्गीय राजधानी का एक प्रमुख कबीला था, लेकिन रुद्र शाह कबीला का एक शिष्य था और उसकी अपनी प्रतिभा अद्भुत थी। इन दोनों युवकों का ऐसा बोलना स्पष्ट रूप से थोड़ा अहंकारी था। चांगतोंग, जुनतोंग, बदतमीजी मत करो। इस क्षण युद्ध कवचधारी युवती ने अपनी नजरें हटा लीं। उसने अपने बगल में खड़े दो युवकों को ठंडी नजरों से देखा और उन्हें हल्के से डांटा। तुरंत ही उसकी नजरें एक एक करके अनिरुद्ध, सागर और बाकियों पर पड़ीं। उसकी नजरें आगे बढ़ने से पहले एक क्षण के लिए ही अनिरुद्ध पर टिकी रहीं। स्पष्टतः अनिरुद्ध की प्रतिभा ने उनकी नजर नहीं खींची थी। अंततः उसकी नजर रुद्र पर पड़ी। हालांकि उसकी नजर बबलू पर पड़ने से पहले केवल एक अतिरिक्त क्षण के लिए रुद्र पर टिकी थी। इस छोटे से जानवर की आभा मेरे शरीर में वंशानुगत रक्त को स्पंदित कर रही है। माधवी की आंखें चमक उठीं और वह बबलू को एक बार फिर देखने से खुद को रोक नहीं पाए। क्या ये कोई प्राचीन विदेशी जानवर हो सकता है? इससे उसे शक हुआ, क्योंकि उसका अपना वंश असाधारण था। इस समय लोगों ने पहले से ही आगे के स्वर्ण स्तंभों पर अपनी जगह बना ली थी, और यदि वे अब नहीं जाते तो कोई भी अच्छा स्थान नहीं बचता। हम फैंग कबीले के सदस्यों ने सिर हिलाया, हालांकि कई युवा अभी भी रुद्र को घूरने से खुद को नहीं रोक पाए। स्पष्ट रूप से रुद्र की माधवी पर पहले की गई अतिरिक्त नज़र ने इन युवकों को नाखुश कर दिया था। अज्ञानी लोगों का एक समूह। सागर ने उन युवकों की पीठ की ओर देखते हुए ठंडी सांस ली। उसके बगल में खड़े कई युवकों ने भी सिर हिलाया। उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि वे अपनी प्रतिभा से रुद्र को अपमानित करें? चलो हम भी चलें। रुद्र ने कंधे उचका दिए, इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। बस कुछ अज्ञानी युवा लोग। इसके बाद रुद्र भी आगे बढ़ गया। समूह गोल्डन ड्रैगन सीढ़ी के पास एक विशाल स्तंभ पर उतरा। जैसे ही वह नीचे उतरा, कोई व्यक्ति ऊपर से उड़ता हुआ आया और पत्थर के खंभे को पकड़ने का प्रयास करने लगा। हालांकि इससे पहले कि वे लोग पास आ पाते, रुद्र की आंखें ठंडी हो गईं। स्वर्गीय भूत आंख। एक शक्तिशाली आत्मा का उतार चढ़ाव आया, जिससे उन साधकों के मन कांप उठे। समूह का नेतृत्व कर रहे दो अर्धमहल क्षेत्र साधकों की आंखों में आशंका दिख रही थी। कितनी शक्तिशाली पुतली शक्ति है! वह बहुत कठोर है। तुरंत ही साधकों का ये समूह तेजी से पीछे हट गया और रुद्र को अपमानित करने का साहस नहीं जुटा पाया। इस समय पत्थर के स्तंभों के लिए ऐसे संघर्ष अक्सर होते थे, क्योंकि यहाँ बहुत अधिक लोग थे। यद्यपि गोल्डन ड्रैगन प्लेटफॉर्म विशाल था और आसपास कई स्तंभ भी थे। हालांकि इस बार असंख्य कुलों की लड़ाई में 3 लाख से अधिक लोग भाग ले रहे थे और पास के खंभे स्पष्ट रूप से पर्याप्त नहीं थे। बेशक लगभग किसी ने भी उन साधकों को उकसाने की हिम्मत नहीं की जो स्पष्ट रूप से महल क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। इन लोगों में जंगली और दबंग आभा थी। सभी के बाल सुनहरे थे और प्रत्येक की उपस्थिति जंगली जैसी थी। मुझे वह जगह दे दो। उनमें से एक ने आगे बढ़ते हुए ठंडी सांस ली। उसके पीछे एक सुनहरा सिंह प्रकट हुआ और एक शक्तिशाली आभा एक प्रचंड धारा की तरह नीचे की ओर बही, जिसने पहाड़ों और नदियों को हिलाकर रख दिया, जिससे आसपास के कई अर्धमहल क्षेत्र के साधक चौंक गए। ये पूर्वी क्षेत्र के शाओ वंश के लोग हैं। तुरंत ही आश्चर्य से चीखें गूंज उठीं। कहा जाता है कि इनके वंश में प्राचीन पवित्र पशु स्वर्ण सिंह का वंश है। अगर इनका वंश समृद्ध है तो ये स्वर्ण सिंह उत्पन्न कर सकते हैं। इस व्यक्ति के पीछे का स्वर्ण सिंह सजीव है, इसलिए यह अवश्य ही कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति होगा। इस व्यक्ति का आभामंडल सचमुच बहुत प्रबल था, लेकिन इसमें केवल स्वर्ण सिंह की क्रूरता और शक्ति थी, दावलय का अभाव था। इससे रुद्र को कोई कदम उठाने में कोई दिलचस्पी नहीं रही। हाँ, हालांकि इस समय बबलू की आंखें सिकुड़ गईं और उसने सीधे कीमती कड़ाही को उसके सान की ओर फेंक दिया। भिन्न भिन्न 5 रंगों वाली रोशनी खिल उठी, आगे की ओर फैलती हुई। बबलू बहुत छोटा था और उसके पंजे कीमती कड़ाही को पकड़े हुए काफी हास्यास्पद लग रहे थे। ये तो पता ही होगा कि वह कीमती कड़ाही अब 100 फुट बड़ी हो गई थी।
बाहरी लोगों के लिए बबलू ने केवल छोटे बर्तन को छुआ था, लेकिन वह किसी तरह उस विशाल कीमती कढ़ाई को हिलाने में कामयाब हो गया। तभी विशाल कढ़ाई चमक उठी, जिससे जिन वंश का युवक सीधे उड़ गया। यहाँ तक कि उसने जो स्वर्ण सिंह प्रकट किया था वह भी नष्ट हो गया। इतना ही नहीं, रंगीन रोशनी का एक विस्फोट फैल गया, जिससे जिन कबीले के युवक हजारों मीटर दूर उड़ गए। वह दृश्य अत्यंत शानदार था, जिसने अनेक लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। जिन कुल का बलवान साधक उड़ गया। कई लोगों की आंखों में आश्चर्य झलक रहा था। अभी तो यह व्यक्ति जोश से भरा हुआ था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह इतनी आसानी से हार गया। हालांकि जब सभी ने देखा कि यह एक छोटा जानवर था जिसने ये कदम उठाया था, तो अचानक शोर मच गया। हे भगवान, ये तो सचमुच एक छोटा सा जानवर है। सभी लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे, अपनी आंखों के सामने की वास्तविकता पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। बुरा नहीं है। रुद्र ने बबलू के बर्फीले सफ़ेद फर को धीरे से सहलाया और हल्के से हंसने लगा। बबलू की युद्ध शक्ति अब महल क्षेत्र में कई साधकों को कुचल सकती थी। हाँ, रुद्र की प्रशंसा सुनकर बबलू ने संतुष्ट स्वर में छोटी सी आवाज निकाली। उसकी आंखें मुस्कुराहट से भर गईं। ये छोटा जानवर वास्तव में किसी का पालतू है। बबलू का रूप देखकर कई लोग आश्चर्यचकित थे। ये व्यक्ति कौन है? तुरंत ही सभी की नज़रें रुद्र की ओर बदल गईं। यदि एक प्यारा जानवर एक शक्तिशाली अर्धपैलेस क्षेत्र विशेषज्ञ को कुचल सकता है, तो वह स्वयं कितना असाधारण होगा। इस छोटे से जानवर में वास्तव में इतनी लड़ाकू शक्ति है। इस समय कुछ ही दूरी पर फैंग कबीले के कई युवकों की आंखों में भी जटिल भाव थे। अभी अभी उन्होंने मौखिक रूप से रुद्र को फटकार लगाई थी, लेकिन अब उन्हें अपने दिलों में ठंडक महसूस हुई। यदि उन्हें इस छोटे जानवर का सामना करना पड़े तो उनमें लड़ने की शक्ति नहीं होगी, शायद केवल मिस माधवी में ही प्रतिरोध करने की शक्ति होगी। महल क्षेत्र में पहुंच गई। फैंग यिक्स्यू की आंखें हिल गईं, जो पिछले उतार चढ़ाव से आकर्षित थीं, और उसने चुपके से बबलू की ओर देखा। फिर उसकी खूबसूरत आंखें झपकीं और उसने भी रुद्र पर एक और नज़र डाली। ये व्यक्ति वास्तव में इस स्तर का पालतू जानवर प्राप्त कर सकता है। फैंग यिक्स्यू आश्चर्यचकित था। अपने अंतर्ज्ञान के आधार पर वह बता सकती थी कि पालतू जानवर की प्रतिभा उसकी अपनी प्रतिभा से कम नहीं थी। अपनी युद्ध शक्ति को देखते हुए वह गोल्डन ड्रैगन रैंकिंग के लिए पूरी तरह से प्रतिस्पर्धा कर सकता है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसके बगल में खड़ा छोटा जानवर इतना शक्तिशाली होगा। परिणामस्वरूप रुद्र उसकी नज़रों में और भी अधिक अथाह हो गया। दूसरी ओर रुद्र शांत था, अपने आसपास के माहौल को महसूस करते हुए उसकी आंखें थोड़ी थोड़ी हिल रही थीं। वूश वूश। इस समय लोग इस शून्य में आते रहे। विभिन्न गुटों के लगभग सभी प्रतिभाशाली लोग पत्थर के स्तंभों पर कब्जा करने के लिए दौड़ पड़े। कुछ अत्यंत प्रतिभाशाली व्यक्ति भी रुद्र की नज़रों में आए। रुद्र की आंखें चमक उठीं, क्योंकि उसकी स्वर्गीय पाताल लोक की शिष्य शक्ति स्वर्ण ड्रैगन प्लेटफॉर्म के चारों ओर फैल गई। दफा हो जाओ। गोल्डन ड्रैगन सीढ़ी के पास ऐसी चीखें लगातार सुनाई दे रही थीं। किसान आगे बढ़ रहे थे, स्थान छीनने का प्रयास कर रहे थे। हालांकि कुछ ऐसे व्यक्ति भी थे जिन्हें छूने की किसी की हिम्मत नहीं थी। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति ने चांद जैसा वस्त्र और सूर्य और चांद की आकृति वाला एक कीमती मुकुट पहना हुआ था। एक अन्य व्यक्ति के शरीर से बिजली की शक्ति निकल रही थी और एक अजीब सी आभा निकल रही थी। अल्पविराम। आश्चर्य की बात है कि ऐसे कई प्रतिभाशाली लोग थे। लगता है कि महल क्षेत्र में कई प्रतिभाशाली लोग प्रवेश कर चुके हैं। पूरी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद रुद्र ने उन शक्तिशाली साधकों की आभा को महसूस किया। फिर उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और चुपचाप असंख्य कुलों के आधिपत्य युद्ध के शुरू होने का इंतजार करने लगा। इसी दौरान कुछ परिचित लोग वहां पहुंच गए। वरिष्ठ भाईजियो, जय आया। उसका चेहरा उत्साह से भरा हुआ था। अब वह अर्धचरणीय महल क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। भाईजियो, पार्थ प्रकट हुए। उनकी आभा जय से बहुत अलग नहीं थी। इतना ही नहीं, मार्शल संप्रदाय के अनेक शिष्य भी प्रकट हुए। कुछ समय तक सोचने के बाद ये लोग रुद्र के आसपास इकट्ठा हो गए। वरिष्ठ भाईजियो, अचानक वह पत्थर का खंभा जहां रुद्र खड़ा था, जीवंत हो गया। असंख्य कबीले आधिपत्य युद्ध कई लोगों के लिए एक स्वप्निल घटना थी। इसके अलावा जो लोग यहां से जाना चाहते थे उन्हें भी यहां आना पड़ा। इसलिए लगभग सभी लोग जो जीवित थे इस स्थान पर पहुंच गए। हेमाराज, गैटविक, फैजल और अन्य सभी सुरक्षित पहुंच गए। इन परिचित चेहरों को देखकर रुद्र को राहत का एहसास हुआ। उस समय उनमें से कई लोग दिव्य उत्पत्ति घाटी में उसके पीछे चले गए थे, लेकिन उस दुष्ट की हुई भूमि में दुष्ट सम्राट के प्रकट होने के कारण वह उनसे अलग हो गया था। इसके बाद वह देवताओं के गुप्त लोक में चला गया। इन वरिष्ठ और कनिष्ठ भाइयों को पूरी तरह से अपने आप पर निर्भर रहना पड़ता था। अब जबकि कुछ लोग वापस आ गए थे, तो वह स्वाभाविक रूप से खुश था। जैसे जैसे समय बीतता गया, लगभग सभी लोग आ गए। आंकड़ों के अनुसार मार्शल संप्रदाय के 32 सदस्य मारे गए थे। ये खेदजनक था। मूल 69 लोगों में से केवल 37 ही जीवित बचे थे।
सापेक्ष रूप से कहें तो मार्शल संप्रदाय अभी भी अच्छा प्रदर्शन कर रहा था, क्योंकि हान कबीले में केवल गैटविक और अंजलि ही जीवित बचे थे और पहुंचे थे। इस समय दोनों भाई बहन हाफ सटेट पैलेस दायरे में पहुंच चुके थे। लगभग सभी जीवित बचे लोगों को कमोबेश अनेक अवसर प्राप्त हुए, जैसे कि शाही रक्त द्वारा पोषित आध्यात्मिक जड़ी बूटियां या आध्यात्मिक हथियार। विद्युत ने हाफ सटेट पैलेस क्षेत्र में प्रवेश किया था। देवंत तो अर्धमहल क्षेत्र तक भी पहुंच गए थे। अंशुराज भी अर्धमहल क्षेत्र में पहुंच गया। हालांकि इस समूह में से केवल रुद्र ही महल क्षेत्र तक पहुंच पाया था। इससे पता चलता है कि इस स्तर तक पहुंचना कितना कठिन है। मैरियार्ड क्लान हेजेमनी लड़ाई शुरू होने में केवल एक दिन बचा है। वरिष्ठ भाई जियो, क्या आपके पास गोल्डन ड्रैगन रैंकिंग के शीर्ष 10 में जगह बनाने का विश्वास है? जय ने पूछा। उसकी आंखें उत्सुकता से जल रही थीं। जब तक जीवन है, निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। रुद्र ने अपने सामने रखे गोल्डन ड्रैगन प्लेटफॉर्म की ओर देखा और कहा, भले ही कोई निश्चितता न हो, फिर भी प्रयास तो करना ही चाहिए। सफलता या असफलता की चिंता क्यों करें? मम्मा, जय ने सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि रुद्र को कुछ आत्मविश्वास होना चाहिए, पार्थ ने मन ही मन सोचा। इन लोगों को नहीं पता था कि रुद्र ने एक महल क्षेत्र विशेषज्ञ को मार डाला था, इसलिए इस समय वे केवल अनुमान ही लगा सकते थे। हालांकि अनिरुद्ध और अन्य लोग रुद्र पर पूरा भरोसा रखते थे। इस समय लोग गोल्डन ड्रैगन प्लेटफॉर्म के पास एकत्र हो गए, जिससे वहां अविश्वसनीय रूप से जीवंतता छा गई। अल्पविराम। दिव्य उत्पत्ति निषिद्ध भूमि के बाहर एक तूफान उठ रहा था। एक विशाल शहर में, शहर के केंद्र में एक विशाल सुनहरा मंच था। उस सुनहरे मंच के पास अनगिनत किसान पत्थर के खंभों पर खड़े थे। यदि कोई ध्यान से देखे तो उन पत्थर के स्तंभों में से एक पर रुद्र की आकृति देखी जा सकती है। स्पष्टतः यह एक संरचना के माध्यम से प्रक्षेपित की गई छवि थी, जिससे बाहर के लोगों को दिव्य उत्पत्ति निषिद्ध भूमि के भीतर असंख्य कुलों के आधिपत्य की लड़ाई का अवलोकन करने का अवसर मिला। इस समय सभा के शीर्ष पर सफेद वस्त्र पहने एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति मुख्य सीट पर बैठा था। उसकी दृष्टि निरंकुश थी। यद्यपि वह बोलता नहीं था, फिर भी उससे राजत्व की आभा फैलती थी। वह भव्य आभा आसपास की हवा को जमा देने वाली प्रतीत हो रही थी। मुकेश, जो उस समय दक्षिणी क्षेत्र में थे, अब उनसे केवल एक कदम नीचे बैठे थे। ये व्यक्ति स्पष्ट रूप से एक राजा था, जिसे स्वर्गीय महल द्वारा इस असंख्य कुल आधिपत्य युद्ध की अध्यक्षता करने के लिए भेजा गया था। जहां तक DHRUVANTH का प्रश्न है, वह पास के एक पत्थर के मंच पर बैठा हुआ था। उसके बगल में शाह कबीला के कई युवा पुरुष उत्सुकता से अपनी आंखों से उनके सामने रखे सुनहरे मंच को घूर रहे थे। आधा साल बीत चुका है और लगता है कि रुद्र काफी मजबूत हो गया है। फेई की नजरें सिकुड़ गईं जब उसकी नज़र गोल्डन ड्रैगन सीढ़ी के पास एक पत्थर के खंभे पर खड़े एक युवक पर पड़ी। हालांकि उसने कभी असंख्य कुलों के आधिपत्य युद्ध में भाग नहीं लिया था, फिर भी वह जानता था कि जो कोई भी गोल्डन ड्रैगन प्लेटफॉर्म के सामने खड़ा हो सकता है, वह एक मजबूत साधक है। असंख्य कुलों का आधिपत्य युद्ध 1 घंटे में शुरू होगा। उसके बगल में खड़े जियाओ कुल के कई युवकों की आंखें उत्साह से भरी थीं। इस समय वे सभी महल क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। इस आकाश के ऊपर इस समय असंख्य साधक खड़े थे। ऐसा लगता है कि रुद्र के पास भीड़ से अलग दिखने का मौका है। रुद्र शाह युद्ध वंश से है। अगर वह असंख्य वंशों के आधिपत्य युद्ध में आगे निकल जाता है, तो भविष्य में शाह युद्ध वंश द्वारा उसे निश्चित रूप से विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा। उस समय हमारे मार्शल संप्रदाय को भी एक समर्थक मिल जाएगा। मार्शल संप्रदाय के कई बुजुर्ग आशा भरी निगाहों से आगे देख रहे थे। वे भी दक्षिणी क्षेत्र के दिव्य मूल शहर से यहाँ आए थे। ये स्थान दिव्य उद्गम निषिद्ध भूमि से जुड़ा हुआ था और समय आने पर सभी प्रतिभागी इससे बाहर निकल आते थे। इसलिए विभिन्न कुलों के बुजुर्ग यहाँ एकत्र हुए थे। हालांकि लोगों की भारी संख्या के कारण कई लोगों के पास खड़े होने की जगह नहीं थी और वे केवल हवा में ही मंडराते रहे। इसके परिणामस्वरूप आकाश लोगों से भर गया। वूश वूश, शून्य में लोग लगातार इस जगह की ओर भागते रहे, और जब भी ये लोग आते तो एक बड़ा उतार चढ़ाव आ जाता। शोरगुल भी गूंज उठा। इस क्षण शून्य में प्रकाश की एक किरण चमक उठी और एक विशाल उतार चढ़ाव छा गया। कितना शक्तिशाली उतार चढ़ाव! क्या यहाँ कोई राजा आ रहा है? कई लोगों ने बगलें देखीं। मार्शल संप्रदाय के वरिष्ठ लोग भी सावधानी से उतार चढ़ाव के स्रोत की ओर देख रहे थे। गर्जन, एक दहाड़ गूंजी और 2 अग्नि नेत्रों वाले लाल शल्क वाले जानवर एक युद्धरथ खींचते हुए उनकी ओर उड़े। इन दोनों अग्नि नेत्रों वाले लाल शल्क वाले जानवरों से आग की एक प्रचंड धारा बह निकली। उनके पैरों के नीचे लपटें टिमटिमा रही थीं, एक चकाचौंध भरी रोशनी छोड़ रही थी और एक शक्तिशाली प्रचंड आभा फैल रही थी, जिससे कई हृदय कांप उठे और यहाँ तक कि कई साधक भी पीछे हट गए। क्या ये महल क्षेत्र के प्राचीन विदेशी जानवर हैं? ये अग्नि नेत्रों वाले लाल शल्क वाले जानवर स्पष्ट रूप से शिशु शून्य लोक के निकट हैं। जब ये 2 विदेशी जानवर प्रकट हुए तो शून्य में आश्चर्य की चीखें गूंज उठीं।
फिर सभी ने मन ही मन अनुमान लगाया, क्या ये दो महान कुलों के लोग सचमुच अपने रथ खींचने के लिए ऐसे विदेशी जानवरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उत्सुकतावश सभी लोग युद्ध रथ की ओर देखने लगे। युद्ध रथ के अंदर एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था। उसके बगल में 4 युवक और 2 बुजुर्ग बैठे थे। उन सभी की आंखें तेज थीं, जो शून्य को भेदने में सक्षम प्रतीत होती थीं। ये स्वर्ण सूर्य दिव्य शिष्य हैं, युवेन कबीले के लोग। ये मुख्य कुल के सदस्य हैं और यह जानने के लिए यहाँ आए हैं कि क्या कोई शाखा सदस्य यहाँ अपनी अलग पहचान बना सकता है। अगर ऐसा है तो उन्हें विशेष साधना दी जाएगी। कुछ तेज नज़र वाले लोगों ने तुरंत नए लोगों की पहचान ली। स्वर्ण सूर्य दिव्य शिष्य युवान कुल, ये निश्चित रूप से एक प्रमुख कबीला था। युद्ध रथ शून्य में तेजी से आगे बढ़ता हुआ अंततः पास के एक ऊंचे मंच पर उतरा। गर्जन, अग्नि नेत्रों वाले लाल शल्क वाले पशु जमीन पर गिर पड़े और युद्ध रथ से मध्यम आयु का व्यक्ति बाहर निकल आया। हा भाई युवेन, बहुत दिनों बाद मिले। जैसे ही वह व्यक्ति प्रकट हुआ, बीच के ऊंचे मंच पर विराजमान स्वर्गीय महल के राजा उठे। उनके होठों पर मुस्कान तैर गई और उन्होंने युवेन कुल के उस युवक की ओर हाथ बढ़ाया जो अभी अभी नीचे उतरा था। ऐसा लग रहा था कि स्वर्गीय महल भी युवेन कुल के शक्तिशाली सदस्यों के प्रति सम्मान प्रदर्शित कर रहा था। तेजो में उसके बगल में DHURVANTH की आंखें चमक उठीं जब उसने चुपके से नवागंतुक को देखा। उसके माथे पर हल्की सी शिकन दिखाई दी। ऐसा लग रहा था कि वह भी इस व्यक्ति को पहचानता था। संक्षिप्त बातचीत के बाद तेजोमे ने कुछ जूनियरों का नेतृत्व किया और ऊंचे मंच पर तैयार किए गए सिंहासनों पर अपना स्थान ग्रहण किया। यहाँ कई ऊंचे मंच खाली थे जो सभी महान कुलों के शक्तिशाली साधकों के लिए तैयार किए गए थे। धमाका, जैसे ही तेजोमे ने अपनी सीट ली, शून्य में एक गड़गड़ाहट की आवाज गूंज उठी। शून्य में सुनहरी रोशनी टिमटिमा रही थी और एक सुनहरा सिंह, एक सुनहरा युद्धरथ खींचता हुआ उनकी ओर उड़ रहा था। ये प्राचीन युद्ध कबीले के लोग हैं। जैसे ही इन लोगों ने आगे बढ़ना शुरू किया, आश्चर्य की चीखें फिर से गूंज उठीं। युद्ध रथ ऊंचे मंच पर उतरा और सुनहरे वस्त्र पहने एक व्यक्ति उसके भीतर से बाहर निकला। इस आदमी से इतनी तेज सुनहरी रोशनी निकल रही थी कि आंखें जलने लगीं। ये भी एक राजा था। गर्जन, एक गर्जना गूंजी और एक और युद्ध रथ शून्य में तेजी से आगे बढ़ गया। युद्ध रथ पर प्राचीन चिन्ह टिमटिमा रहे थे तथा उसमें से एक विशाल आभा निकल रही थी जिसके अंदर एक राजा बैठा हुआ था। अल्पविराम, इस समय विभिन्न प्राचीन कुलों के लोग इस शून्य में प्रकट हुए। इन शक्तिशाली व्यक्तियों को देखकर तियानडू के सभी बुजुर्गों के दिलों में उथल पुथल मच गई। वे वास्तव में प्राचीन महान कुल हैं। मार्शल संप्रदाय के डीन वू ने गहरी सांस ली। इन महान कुलों में यहाँ तक कि अपने युद्ध रथों को खींचने वाले विदेशी जानवरों को भी शिशु शून्य क्षेत्र तक पहुँचना पड़ता था। फिर भी उनके संप्रदायों में सबसे शक्तिशाली साधक केवल महल क्षेत्र में ही थे। अर्धचरण शिशु शून्य क्षेत्र में लोग बहुत कम और दूर दूर तक फैले हुए थे। वाह! शून्य में एक युद्ध रथ आकाश में उड़ता हुआ दिखाई दिया। युद्ध रथ को 2 विशाल अजगर खींच रहे थे। अजगरों के पेट के नीचे पंजे थे और सिर पर सर्पिल सींग थे। ये स्पष्ट रूप से उत्परिवर्तित जानवर थे जो बार ड्रैगन में विकसित हो रहे थे। गर्जन, विशालकाय अजगरों ने दहाड़ते हुए अजगर जैसी चीख निकाली जिससे आकाश हिल गया। भयानक ध्वनि तरंगें आकाश में गूंज उठीं जिससे अनेक हृदय कांप उठे। ये कौन सा प्राचीन कुल है? ये देखकर कई साधकों ने आशंका व्यक्त की और युद्ध रथ की ओर देखा। ये सौरव शाह है। एक ऊंचे मंच पर प्रताप सिंह की आंखें सिकुड़ गईं और उसने कहा, मुझे लगता है कि वह भी आएगा। उसके बगल में बैठी DHURVANTH ने शांति से कहा। जियाओ युवानक सुन। युद्ध रथ पर एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी था जो ब्रोकेड वस्त्र पहने हुए था। उसकी भौहें मोटी और आंखें बड़ी थीं। उसकी नज़र चारों ओर घूमी, फिर DHRUVANTH के पीछे जा गिरी। वह सचमुच यहाँ है। मैंने सुना है कि हमारे शाह कबीला ने इस बार 2 प्रतिभाशाली लोगों को जन्म दिया है। युद्ध रथ में उसके बगल में खड़े एक आदमी ने कहा। उसकी आंखें चमक रही थीं। सौरव शाह ने सिर हिलाया। उसे भी इसकी कुछ समझ थी। आधे साल पहले दक्षिणी क्षेत्र में लिटिल गोल्डन ड्रैगन रैंकिंग पर मापी गई रुद्र और शिवम की प्रतिभाओं की रिपोर्ट शाह कबीला के मुख्य परिवार को दी गई थी। मुख्य परिवार इस बात से प्रसन्न और आश्चर्यचकित था। वे सभी हैरान थे, समझ नहीं पा रहे थे कि DHURVANTH को इतनी मजबूत प्रतिभा वाला शाह कबीला का शिष्य कहाँ से मिला। यद्यपि कुछ शाखाएं अपनी प्रतिभाओं को छिपाती हैं, मुख्य परिवार को कमोबेश कुछ समाचार मिल सकता है। केवल रुद्र की उपस्थिति से हर कोई पूरी तरह से अनजान था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति आसमान से उतर आया हो। वाह! इसके बाद 2 नीले शल्क वाले अजगर आगे बढ़े और उस ऊंचे मंच पर उतर आए जहां DHRUVANTH स्थित था। तभी सौरव शाह अंदर से बाहर आया। जियो चेंगलोंग नीचे टहलता हुआ आया। उसके पीछे 6 युवक और 2 अधेड़ उम्र के पुरुष थे। हा भाई चेंगलोंग, काफी समय हो गया है। जब सौरव शाह प्रकट हुआ तो तेजो में, जो पास के एक ऊंचे मंच पर था, खड़ा होकर हंस पड़ा।
भाई युवेन, तुम तो मुझसे भी तेज हो। सौरव शाह ने तेजोमे की ओर मुठ्ठियां भींची और हंसते हुए कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारी युवेन शाखा ने इस बार एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को जन्म दिया है। भविष्य में वह युवेन वंश का राजा बन सकता है और तुम्हारे लिए एक क्षेत्र की रक्षा कर सकता है। हाँ हाँ, तुम्हारी जियाओ शाखा ने दो प्रतिभाशाली लोगों को जन्म दिया है, लेकिन कौन जाने कि वे असंख्य कुलों के आधिपत्य की लड़ाई में कितनी दूर तक जा सकते हैं। तेजोमे हंसा, अगर वे मिल सकें तो यह वाकई रोमांचक होगा। इससे मुझे ये भी पता चल जाएगा कि हमारे कुल की दिव्य आंखें ज्यादा शक्तिशाली हैं या तुम्हारे कुल की युद्ध योद्धा आत्मा ज्यादा शक्तिशाली है। तुम अभी भी प्रतिस्पर्धा करना चाहते हो दोस्त? सौरव शाह मुस्कुराया, ऐसा लग रहा था कि तेजोमे के साथ उसके अच्छे संबंध हैं। भाई चेंगलोंग, स्वर्गीय महल के विशेषज्ञ ने भी बात की। हाँ, ये पता चला है कि ये जियांग भाई ये वास्तव में इस बार असंख्य कबीले आधिपत्य युद्ध की अध्यक्षता कर रहे हैं। सौरव शाह ने स्वर्गीय महल से राजा को देखकर मुस्कुराया। ये सभी राजा एक दूसरे को जानते थे तथा उनमें मित्रता थी। अभिवादन का आदान प्रदान करने के बाद सौरव शाह अंततः उस ओर चला गया जहां DHURVANTH और अन्य लोग थे। वहां एक सिंहासन आरक्षित था। हाँ, युवानिक सुन, तुम्हारे पास वाकई बहुत खाली समय है। सौरव शाह पास आया, ध्रुवंत पर नजर डाली और हंसा, मैंने सुना है कि तुमने शाह कबीला के एक जूनियर के लिए यहाँ आधे साल तक इंतजार किया था। लगता है तुम्हें इस बच्चे की वाकई परवाह है। मैं भाग्यशाली था कि मुझे एक अच्छा अंकुर देखने को मिला, इसलिए मैं उसके उत्थान का गवाह बनना चाहता था। DHURVANTH की आंखें चमक उठीं जब उसने अपने बगल में सौरव शाह को देखा। उसका स्वर न तो चापलूसी भरा था और न ही अभिमानी, और वह हंसा, अगर हम एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के उत्थान के साक्षी बन सकते हैं तो ये हमारे लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति का उदय। सौरव शाह मुस्कुराया और बोला, हाँ, स्वर्ग की राजधानी विशाल है, प्राचीन कुलों का गौरव बड़ा है और अनगिनत राजा वर्चस्व के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। मैं तो उन्नयन की बात करने की भी हिम्मत नहीं करूंगा। क्या अब किसी कनिष्ठ व्यक्ति का ऐसा मूल्यांकन करना आपके लिए बहुत ज्यादा मनमानी नहीं है? ये जानना आवश्यक है कि वह अभी भी भयभीत था कि यह युवक निषिद्ध भूमि में नष्ट हो जाएगा और अंत तक जीवित नहीं रह पाएगा। DHURVANTH को इस तरह देखकर सौरव शाह मंद मंद मुस्कुराया, फिर उसकी निगाह भी सामने बने सुनहरे ड्रैगन मंच की ओर मुड़ गई। ये युवक, अचानक उसने एक युवक की पीठ देखी। उस पीठ ने उसके दिल को कांपने पर मजबूर कर दिया, उसे एक अकथनीय झटका महसूस हुआ। दुर्भाग्यवश, क्योंकि यह केवल पीछे का दृश्य था, वह उस व्यक्ति का रूप नहीं देख सका। लॉर्ड लॉन्ग, क्या हुआ? उनके बगल में खड़े दो अधेड़ उम्र के लोगों ने पूछा। कुछ नहीं, सौरव शाह ने थोड़ा सा भौहें से कुढ़ी, फिर अपनी नज़रें हटा लीं। उसकी नज़रें उसके बगल में DHURVANTH पर पड़ीं। उस व्यक्ति की पीठ इतनी परिचित क्यों लग रही है? सौरव शाह ने सोचा, फिर आगे की ओर देखना जारी रखा। दुर्भाग्यवश, क्योंकि यह एक सरणी द्वारा निर्मित था, वह अपनी आध्यात्मिक समझ से इसकी जांच नहीं कर सका। इस समय लोग लगातार शून्य में आ रहे थे। यह एक युद्ध रथ था जिसमें चमकती हरी रोशनी थी, जिसे एक हरे रंग का लुवान ले जा रहा था। जैसे ही युद्ध रथ गुजरा, जीवन की एक समृद्ध आभा हवा में फैल गई, जिससे आसपास के सभी साधक सहज रूप से गहरी सांस लेने लगे। ये याओ कबीला है, जीवन मार्शल आत्मा कबीले के लोग। जब इस कबीले के सदस्य प्रकट हुए तो दृश्य में तुरंत हंगामा मच गया। यह एक रहस्यमय कबीला था। किंवदंती है कि जीवन मार्शल आत्मा को समझने से दीर्घायु प्राप्त हो सकती है। युद्ध रथ उतरा और एक अधेड़ उम्र का आदमी बाहर निकला। इस आदमी के बाल हरे थे, उसका पूरा शरीर हरे प्रकाश से घिरा हुआ था और यहाँ तक कि उसकी आंखें भी हरी थीं। वह बहुत युवा लग रहा था, लगभग 30 वर्ष का, सुंदर दिखावट वाला, तथा उसके संपूर्ण शरीर से एक अथाह आभा निकलती थी। हाँ, रामानुज भाई याओ। जब यह व्यक्ति उतरा तो सौरव शाह और तेजोमे दोनों खड़े हो गए। भाई चेंगलोंग, भाई युवेन। सभी लोग एक दूसरे से नमस्ते नमस्ते कहने लगे। इन लोगों को देखकर DHURVANTH की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसके बगल में खड़े प्रताप सिंह के चेहरे पर भी सख्त भाव थे। उसी समय DHURVANTH के दिल में कड़वाहट का एक संकेत था। उस समय वे एक ही पीढ़ी के थे। दुर्भाग्यवश, ये लोग लंबे समय से राजा थे, जबकि वह अभी भी शिशु शून्य क्षेत्र में बने रहने के लिए संघर्ष कर रहा था। अगर मैं उस समय घायल नहीं हुआ होता तो शायद अब तक मैं राजा बन गया होता। DHURVANTH की आंखों में अनिच्छा का भाव था। उसकी नज़र युवेन कबीले और याओ कबीले के युवक की ओर भी गई। वे एक बार प्राचीन निषिद्ध भूमि में एक साथ प्रवेश कर चुके थे, लेकिन उस पर लगभग घात लगाकर हमला किया गया और उसे मार दिया गया। यदि आदित्य शाह ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो वह नष्ट हो गया होता। फिर भी उस समय उन्हें एक छिपी हुई चोट लगी हुई थी। चीजें बदलती हैं। जानतियन अपनी अद्भुत प्रतिभा के बावजूद प्राचीन निषिद्ध भूमि में गिर गया, फिर भी ये लोग बाहर राजा बन गए। DHURVANTH ने अपने दिल में आह भरी,
फिर आगे देखा, उसकी नज़र रुद्र पर पड़ी। मुझे आशा है कि वह आसानी से उठ सकेगा और राजाओं का राजा बन सकेगा। यहाँ तक कि राजाओं में भी पद का भेद होता है। राजाओं के राजा का अस्तित्व स्पष्ट रूप से राजाओं के बीच अजेय था। इस आकाश में विभिन्न कुल एकत्रित हुए। 5 तत्व कुल के विशेषज्ञ, सूर्य और चंद्र मार्शल आत्मा के राजा। स्वर्गीय राजधानी के लगभग सभी सबसे प्रतिनिधि महान वंश यहाँ प्रकट हुए। इनमें कई महान संप्रदायों ने भी अपने लोगों को यहाँ भेजा, जैसे कि 9 शुद्ध महल, स्नो हेवन गेट, ताइक्सू गेट और लिटिल वेस्टर्न हेवन सेक्ट। स्वर्गीय राजधानी के इन 4 प्राचीन महान संप्रदायों ने यहाँ राजाओं को भेजा था। वे ये भी देखना चाहते थे कि क्या यहाँ कोई योग्य प्रतिभा है जिसे विकसित किया जा सके। यदि ऐसा है तो उन्हें उनके संप्रदायों में भर्ती किया जा सकता है। अन्य संप्रदायों के भी प्रतिनिधि थे, लेकिन इन महान कुलों और महान संप्रदायों की तुलना में वे स्पष्ट रूप से कुछ हद तक अप्रकट थे। आखिरकार इन महान कुलों द्वारा भेजे गए सभी लोग राजा थे और उनके कुलों की देखरेख करने वाले सम्राट भी थे। ऐसी नींव के साथ स्वर्गीय राजधानी में कितने संप्रदाय उनकी तुलना कर सकते हैं। भिन्न भिन्न। अचानक सामने बने सुनहरे ड्रैगन मंच पर एक सुनहरा प्रकाश पैटर्न खिल उठा। जब ये प्रकाश पैटर्न खिल उठा तो बाहर खड़े सभी बुजुर्गों के चेहरे पर गंभीर भाव प्रकट हुए। यहाँ तक कि विभिन्न कुलों के राजा भी अपनी निगाहें मोर्चे पर गड़ाए हुए थे, क्योंकि वे जानते थे कि असंख्य कबीले आधिपत्य की लड़ाई शुरू होने वाली थी। इस समय दिव्य स्रोत निषिद्ध भूमि के भीतर गोल्डन ड्रैगन सिटी में सील खुल रही है। गोल्डन ड्रैगन स्टेल सक्रिय होने वाला है। जैसे ही सुनहरे पैटर्न खिले, अनिरुद्ध की आंखें उत्साह से चमक उठीं। उसने और सागर ने अपनी निगाहें बगल में खड़े रुद्र पर घुमाईं। अब अंततः इन प्रतिभाओं के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने का समय आ गया है। क्या यह आखिरकार शुरू हो रहा है? रुद्र की आंखें चमक उठीं और जैसे ही उसने आगे देखा, उसकी आंखों में एक उत्साहपूर्ण रोशनी टिमटिमा उठी। उसने सामने एक सुनहरी चमक देखी और गोल्डन ड्रैगन सीढ़ी के चारों ओर लिपटी हुई मोहरें टूट गईं। तभी सबके सामने एक सुनहरी लंबी सीढ़ी प्रकट हुई और लंबी सीढ़ी के अंत में एक विशाल स्वर्ण स्तंभ प्रकट हुआ। ये परीक्षण स्तंभ था। जो भी व्यक्ति असंख्य कुलों के आधिपत्य युद्ध में भाग लेना चाहता था, उसे पहले इस स्तंभ की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती थी। साथ ही ये स्तंभ प्रत्येक व्यक्ति की व्यापक युद्ध शक्ति का परीक्षण भी कर सकता है तथा तदनुसार उन्हें रैंक भी दे सकता है। इसके बाद रैंकिंग की लड़ाई शुरू होगी। गोल्डन ड्रैगन प्लेटफॉर्म पर 4 गोल्डन ड्रैगन सीढ़ियां थीं, जिनमें से प्रत्येक में एक परीक्षण स्तंभ था। चलो चलें, किसी ने सीधे आगे बढ़ते हुए कहा। एक एक करके युवा सामने की सुनहरी लंबी सीढ़ी पर चढ़ते गए। भिन्न भिन्न। जब इन लोगों ने लंबी सीढ़ी पर पैर रखा तो स्वर्णिम विशाल स्तंभ से प्रकाश का एक विस्फोट हुआ जिसने उन्हें घेर लिया। अगले ही क्षण वह व्यक्ति लंबी सीढ़ी से गायब हो गया। हुश हुश। क्षण भर में ही 20 से अधिक लोग सुनहरी रोशनी में घिर गए। गोल्डन प्लेटफॉर्म में प्रवेश करने के लिए 3 परीक्षणों को पास करना आवश्यक है। रुद्र की आंखें चमक उठी जब उसने उन लोगों को देखा जो सुनहरे प्रकाश से बह गए और फिर गायब हो गए। जब वे दिव्य स्रोत निषिद्ध भूमि में प्रवेश कर रहे थे तो उन्हें पहले से ही प्रासंगिक जानकारी प्राप्त हो चुकी थी। सबसे पहले इस परीक्षण स्तंभ में 3 व्यापक परीक्षण होंगे। एक था युद्ध शक्ति का परीक्षण करना। यदि लड़ाकू शक्ति अपर्याप्त होगी तो उन्हें सीधे ही समाप्त कर दिया जाएगा और वे परीक्षण के अगले दौर में आगे बढ़ने में असमर्थ हो जाएंगे। दूसरा, यह एक रक्त परीक्षण था। तीसरा, ये युद्ध शक्ति और मार्शल आर्ट दक्षता की एक व्यापक परीक्षा थी। इन 3 परीक्षणों को पास करने पर एक व्यापक स्कोर प्राप्त होगा, जिसका उपयोग रैंकिंग के लिए किया जाएगा। चलो चलें। रुद्र की आंखें हिल गईं और वह आगे बढ़ गया। जैसे ही उसने गोल्डन ड्रैगन सीढ़ी पर कदम रखा, प्रकाश पैटर्न का एक विस्फोट फैल गया और रुद्र को घेर लिया। उसी समय जय और अन्य सभी सुनहरे प्रकाश से आच्छादित हो गए। अगले ही पल रुद्र को अपनी आंखों के सामने रोशनी मंद पड़ती महसूस हुई, मानो वह किसी अंधेरे कमरे में पहुंच गया हो। अंदर प्रकाश और छाया की चमक से 2 प्रेत प्रकट हुए। इन दोनों प्रेतों की साधना अर्धमहल क्षेत्र में थी, जो कि रुद्र द्वारा प्रदर्शित क्षेत्र के अनुरूप थी। उनकी आंखें धुंधली थीं और उनका रूप कुछ हद तक रुद्र से मिलता जुलता था। इससे पहले कि रुद्र कुछ कर पाता, उन्होंने भयंकर हमला कर दिया। धमाका। दोनों प्रेतों ने क्रमशः बाईं और दाईं ओर से रुद्र पर हमला किया। एक ने अपना बड़ा हाथ, 1000 छाया वाले दिव्य हाथ की तरह, रुद्र की ओर दबाया। दूसरे की हथेली ब्लेड की तरह थी, जो रुद्र की कमर और पेट की ओर क्षैतिज रूप से काट रही थी। 2 अर्ध पैलेस क्षेत्र विशेषज्ञ एक साथ हमला कर रहे थे। उनकी चालें आश्चर्यजनक रूप से जटिल और अच्छी तरह से समन्वित थीं। इस हमले से रुद्र के लिए बच पाना लगभग असंभव हो गया और इसने महत्वपूर्ण बिंदुओं को निशाना बनाया। उसी क्षेत्र में काम करने वालों में से बहुत कम लोग ऐसे आक्रमण से निपटने में सक्षम होंगे। हथेली को चीर देने वाले तारे। रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं, उसका हाथ हिल गया और स्वर्ग को दबाने वाले 3 रूपों, पाम स्प्लिटिंग स्टॉस की शुरुआती चाल हवा में गिर गई। टकराना। एक ही झटके से असंख्य हथेली के निशान बिखर गए।
विश्व पर छा जाना। फिर रुद्र ने दूसरा कदम उठाया। एक पैर की परछाई चमक उठी जो सभी दिशाओं में फैल गई और इस धुंधले स्थान को पूरी तरह से पैरों की परछाइयों से भर दिया। टकराना। पैर की छाया की एक चमक के साथ दो प्रेत सीधे पराजित हो गए। इस तरह के प्रबल आक्रमण का सामना करते हुए एक ही क्षेत्र के दो लोग भी रुद्र के एक भी प्रहार का सामना नहीं कर सके। बेशक हर कोई इसे रुद्र की तरह आसानी से नहीं संभाल सकता। वास्तव में इस स्तर पर कई लोग बाहर हो जाएंगे। लड़ाकू शक्ति 100% अंक 10 अंक। रुद्र द्वारा इस व्यक्ति को हराने के बाद एक आवाज स्पष्ट रूप से गूंज उठी। तभी उसके छोटे सुनहरे ड्रैगन टोकन पर डेटा की एक पंक्ति दिखाई दी। भिन्न भिन्न। जैसे ही यह डेटा सामने आया, रुद्र के सामने एक सुनहरा विशालकाय स्तंभ प्रकट हुआ। ये रक्त परीक्षण होना चाहिए, है ना? रुद्र ने पत्थर के स्तंभ पर नजर डाली। उसने अपनी हथेली हिलाई और युद्ध मार्शल आत्मा का इरादा पत्थर के स्तंभ के खिलाफ दबाव डालते हुए व्याप्त हो गया। एक समृद्ध युद्ध की मंशा व्याप्त हो गई और पत्थर के स्तंभ में समा गई। बैटल मार्शल सोल वंशानुक्रम मूल्य 98%। अंक प्राप्त हुए 9.8। रुद्र के कमर टोकन पर डेटा की एक और पंक्ति दिखाई दी। इस डेटा को जोड़ने के बाद उसके छोटे सुनहरे ड्रैगन टोकन पर स्पष्ट रूप से कुछ और बैंगनी प्रकाश किरणें दिखाई दीं। ये तभी संभव था जब अंक एक निश्चित मान तक पहुंच गए हों। यदि तीनों बिंदुओं का संख्यात्मक मान 9 तक पहुंच जाता है तो ये बैंगनी सुनहरे कमर टोकन में परिवर्तित हो सकता है। मूल्य जितना अधिक होगा उतने ही अधिक बैंगनी ड्रैगन पैटर्न इसके भीतर सघन होंगे। हालांकि ऐसे व्यक्ति हमेशा दुर्लभ रहे हैं। ऐसे व्यक्ति सीधे आगे बढ़ सकते हैं और अंतिम प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। विरासत का मूल्य नहीं बदला है। विरासत का मूल्य देखकर रुद्र की आंखें चमक उठीं। तभी विशाल स्तंभ के सामने एक प्रकाश पर्दा प्रकट हुआ। इस प्रकाश स्क्रीन ने रुद्र को घेर लिया और जानकारी की एक धारा उसके दिमाग में प्रवेश कर गई। अपने सबसे शक्तिशाली मार्शल आर्ट हमले के साथ इस प्रकाश अवरोध को तोड़ दो। रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं। इस परीक्षण से व्यक्ति की युद्ध शक्ति का आकलन किया जाएगा। इतना ही नहीं, इससे मार्शल आर्ट में निपुणता का भी परीक्षण होता था। युद्ध शक्ति का मतलब सिर्फ यह नहीं था कि आपकी वर्तमान आक्रमण शक्ति कितनी मजबूत थी। इसके बजाय यह आपके वर्तमान क्षेत्र से मेल खाता था जिसका उपयोग आपकी युद्ध शक्ति निर्धारित करने के लिए किया जाता था। इस दावले में मार्शल आर्ट के बारे में रुद्र की अंतर्दृष्टि, साथ ही युद्ध मार्शल सोल की कलात्मक अवधारणा भी शामिल थी। इसके अलावा इसमें स्वर्ग दमनकारी 3 रूपों का सार भी था जो एक दिव्य मार्शल आर्ट है। बेशक उन्होंने दिव्य गहनता को सक्रिय नहीं किया, यह उसका तुरुप का पत्ता था और वह भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। दावले संघनित हो गई लेकिन रुद्र ने कोई कदम नहीं उठाया। वह गति बना रहा था। इस बीच बाहर हंगामा शुरू हो चुका था। फुफ फुफ 4 स्वर्ण ड्रैगन सीढ़ियों पर युवा लगातार सुनहरी रोशनी से उड़ रहे थे। ये लोग लड़खड़ाते हुए, मुंह के कोनों से खून निकलते हुए, अस्त व्यस्त अवस्था में पीछे हटते हुए वापस लौट गए। उनके छोटे गोल्डन ड्रैगन टोकन पर विफल शब्द प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया था। कई लोग इन शब्दों को देखकर केवल आहें भर सके। एक ही क्षण में लगभग 10,000 लोग मारे गए। जिन लोगों को हटा दिया गया था उन पर बहुत से लोगों ने ध्यान नहीं दिया। जिस चीज ने सबका ध्यान आकर्षित किया वह थी गोल्डन ड्रैगन स्टेल पर प्रदर्शित ड्रैगन की छायाएं। जूहाओ गोल्डन ड्रैगन रैंक व्यापक मूल्य 8.7125 लड़ाई की प्रतीक्षा में। अनिरुद्ध लेटेंट वायलेट गोल्ड ड्रैगन रैंक व्यापक मूल्य 9.00127 युद्ध की प्रतीक्षा में। ... डेटा की पंक्तियां प्रकट हुईं। उसी समय गोल्डन ड्रैगन स्टील पर रोशनी चमकी और आकृतियां उभरीं। जब कुछ लोग बाहर निकले तो उनके सिर के ऊपर सुनहरे ड्रैगन कुंडली मारकर खड़े हो गए और ड्रैगन जैसी दहाड़ने लगे। अंततः सुनहरे ड्रैगन ने उन्हें घेर लिया और उन्हें आगे गोल्डन ड्रैगन प्लेटफॉर्म पर प्रतीक्षारत स्थान पर भेज दिया। गोल्डन ड्रैगन प्लेटफॉर्म बहुत विशाल था जो दर्जनों मील तक फैला हुआ था और इसके भीतर अनगिनत प्रतीक्षारत प्लेटफॉर्म तैर रहे थे। ये प्रतीक्षा मंच एक के ऊपर एक रखे हुए थे जो सीढ़ियों की तरह ऊपर की ओर उठे हुए थे। प्रतीक्षा मंचों के सामने युद्ध मंच भी तैर रहे थे। वाह! अनिरुद्ध प्रकट हुआ जो बैंगनी प्रकाश से झिलमिलाते एक सुनहरे ड्रैगन से घिरा हुआ था और एक प्रतीक्षा मंच पर उतरा। हालांकि उनका प्रतीक्षा मंच ऊपर से दूसरे स्तर पर था जो कि बहुत ऊंचा स्थान था। रणवीर लाइट वायलेट गोल्ड ड्रैगन रैंक व्यापक मूल्य 9.0723 लड़ाई का इंतजार। जैसे ही डेटा सामने आया, रणवीर एक हल्के बैंगनी सुनहरे ड्रैगन से घिर गया और दूसरे स्तर पर प्रतीक्षा मंच पर उतरा। हालांकि उनकी स्थिति स्पष्ट रूप से अनिरुद्ध से आगे थी। वे जिस भी स्थान पर थे वह सभी प्रकाश पैटर्न द्वारा निर्मित थे जिससे वे किसी भी समय गति कर सकते थे। इनका निर्माण सरणी संरचनाओं द्वारा किया गया था और ये स्थिर नहीं थे। ये परीक्षण परिणामों की रैंकिंग के आधार पर लगातार बदलते रहते थे। लाइट वायलेट गोल्ड ड्रैगन रैंक। रणवीर थोड़ी निराशा महसूस करते हुए बैठ गए।
मूल्यांकन के पहले दौर को पार करने के बाद किसी की क्षमता का आकलन उसके गोल्डन ड्रैगन रैंक से किया जा सकता है। गोल्डन ड्रैगन रैंक वालों के लिए अलग दिखना मुश्किल था। ये सबसे निचले स्तर के प्रतिभाशाली लोग थे। उनसे ऊपर डीप गोल्डन ड्रैगन रैंक और परफेक्ट गोल्डन ड्रैगन रैंक थी। हालांकि ये व्यक्ति पर्याप्त चमकदार नहीं थे। सच्ची उम्मीद तो उनसे ऊपर बैठे प्रतिभाशाली लोगों से थी। ये थे लेटेंट वायलेट गोल्ड ड्रैगन रैंक, लाइट वायलेट गोल्ड ड्रैगन रैंक, वायलेट गोल्ड ड्रैगन रैंक और वायलेट ड्रैगन पैटर्न रैंक। जब लेटेंट वायलेट गोल्ड ड्रैगन रैंक का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति प्रकट हुआ तो सुनहरे ड्रैगन में केवल एक धुंधली बैंगनी रोशनी थी। जब एक हल्का बैंगनी सोना ड्रैगन रैंक दिखाई दिया तो उसके तराजू पर बैंगनी प्रकाश झिलमिला उठा और कोहरे की तरह बैंगनी धुंध की एक परत ने उसे ढक लिया। जहां तक वायलेट गोल्ड ड्रैगन रैंक की बात है तो वह वास्तव में वायलेट गोल्ड विशालकाय ड्रैगन था। बैंगनी ड्रैगन पैटर्न रैंक का मतलब था कि बैंगनी स्वर्ण ड्रैगन के चारों ओर बैंगनी ड्रैगन पैटर्न कुंडलित थे। ये सर्वोच्च स्तर के प्रतिभाशाली लोग थे। एक बार ऐसे व्यक्ति परिपक्व हो जाएं तो वे राजाओं के बीच सर्वोच्च शासन कर सकते हैं और यहाँ तक कि उन्हें शाही दाव क्षेत्र में कदम रखने का मौका भी मिल सकता है। हे, ये तो रणवीर ही होगा, तुम्हारे युवेन कुल का युवक, है ना? बाहर जैसे ही मूल्यांकन के आंकड़े सामने आए, विभिन्न कुलों के बुजुर्गों ने ध्यान से देखा। सौरव शाह ने हल्के से मुस्कुराते हुए पास के ऊंचे मंच पर तेजोमे की ओर देखा और कहा, यह बच्चा लाइट वायलेट गोल्ड ड्रैगन के पद तक पहुंच सकता है। भविष्य में राजा बनना मुश्किल नहीं होगा। बधाई हो। हे, ये युवक सचमुच अच्छा है। तेजोमे ने संतोष से सिर हिलाया। गोल्डन ड्रैगन रैंक प्रतिभा का प्रतीक था। जो भी व्यक्ति गोल्डन ड्रैगन रैंक को पार कर जाता था उसे राजा बनने का मौका मिलता था। रणवीर लाइट वायलेट गोल्ड ड्रैगन रैंक तक पहुंच गया था, जो कि लेटेंट वायलेट गोल्ड ड्रैगन रैंक से एक स्तर ऊपर था। स्पष्टतः उनकी क्षमता काफी अच्छी थी। शिवम, अचानक तेजोमे की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। यह आपके शाह कबीला का प्रतिभाशाली व्यक्ति होना चाहिए, है ना? इस समय ऐसा नाम एक गोल्डन ड्रैगन स्टेल पर दिखाई दिया। गर्जन। तभी एक ड्रैगन की दहाड़ गूंजी और एक युवक गोल्डन ड्रैगन स्टेल के भीतर से बाहर निकला। युवक के सिर के ऊपर एक विशालकाय अजगर कुंडली मारे बैठा था। इस विशालकाय ड्रैगन के चारों ओर हल्की बैंगनी धुंध घूम रही थी। ये लाइट वायलेट गोल्ड ड्रैगन रैंक है। तेजोमे की आंखें सिकुड़ गईं और बोले, ऐसा लगता है कि वह वास्तव में एक उल्लेखनीय व्यक्ति है। अंततः उसने सौरव शाह की ओर देखा। जियो चेंगलोंग ने थोड़ा सिर हिलाया। वाह। इस समय विशाल ड्रैगन ने शिवम को घेर लिया और आगे प्रतीक्षारत मंच की ओर बढ़ गया। उन्होंने रणवीर के बगल में अपना स्थान ग्रहण किया। उनका पद स्पष्ट रूप से अनिरुद्ध से कहीं अधिक ऊंचा था। हे, ऐसा लगता है कि इन दो युवकों के पास वास्तव में एक दूसरे से भिड़ने का मौका है। दोनों युवकों को एक दूसरे से कुछ ही दूरी पर देखते हुए सौरव शाह हल्के से मुस्कुराया। ये सबसे अच्छा होगा, तेजोमे ने हंसते हुए कहा। अगर कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होगी तो ये युवा अपनी बेहतरी की चाहत खो देंगे। गर्जन। इसी समय एक और अजगर की दहाड़ गूंजी। ये ध्वनि 9 स्वर्गों तक फैल गई, जिससे बाहर खड़े साधक भी चौंक गए। तुरंत ही एक स्वर्ण ड्रैगन स्तंभ के भीतर से एक बैंगनी स्वर्ण ड्रैगन प्रकट हुआ। यह एक सच्चा बैंगनी सुनहरा ड्रैगन था, जो अब पहले वाले ड्रैगनों जैसा नहीं था, जिनके शल्कों पर केवल बैंगनी प्रकाश के धब्बे थे, या फिर केवल बैंगनी धुंध से व्याप्त। बैंगनी सोने का ड्रैगन। जब बैंगनी सोने का ड्रैगन हवा में कुंडली मारकर बैठा तो प्रमुख सेनाओं के लगभग सभी साधकों की आंखें चौड़ी हो गईं। बैंगनी सुनहरे ड्रैगन के दर्जे का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति राजाओं के बीच सर्वोच्च राज कर सकता है। ऊंचे मंच पर ध्रुवंत के हाव भाव भी बदल गए। उसकी निगाहें सामने की ओर टिक गईं। इस व्यक्ति को देखो, जिसके सिर पर सूर्य चंद्र का मुकुट है। क्या ये सूर्य चंद्र मार्शल आत्मा वाला कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति हो सकता है? हे, यह मेरे जू वंश का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। जब यह व्यक्ति प्रकट हुआ तो एक बुजुर्ग बहुत खुश हुआ। आउटियन के पास सूर्य चंद्र मार्शल आत्मा है और उसकी प्रतिभा आम लोगों से कहीं बढ़कर है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह बैंगनी सुनहरे ड्रैगन के पद तक पहुंच सकता है। जू कबीले के एक बुजुर्ग ने उसकी दाढ़ी पर हाथ फेरा और मुस्कुराया। ये जू वंश की एक शाखा का एक बुजुर्ग था। अब चूंकि इस युवक ने यहाँ अपनी प्रतिभा सिद्ध कर दी थी, इसलिए संभवतः वह मुख्य वंश का एक प्रमुख शिष्य बन जाएगा। वास्तव में उसे प्राथमिकता के साथ साधना चाहिए। मुख्य जू कुल के एक राजा ने सिर हिलाया। आपके पूरे वंश को मुख्य कुल से पुरस्कार मिलेंगे। फिर उसने शाखा के कई बुजुर्गों की ओर देखा, जिससे शाखा के सदस्य बहुत खुश हुए। ये वास्तव में सूर्य चंद्र मार्शल आत्मा वाला कोई व्यक्ति है। ये देखकर युवेन कबीले, जियाओ बैटल कबीले और अन्य कबीलों के बुजुर्गों ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाईं। यदि कोई वायलेट गोल्ड ड्रैगन रैंक का जीनियस विकसित हो जाए तो वह उस कबीले के परिदृश्य को पूरी तरह से बदल सकता है। ये जानना जरूरी है कि ऐसी प्रतिभा मुख्य कुलों में भी दुर्लभ थी। हर नए व्यक्ति का मतलब था एक और शक्तिशाली राजा का शासन।
इसके अलावा अगर ऐसे व्यक्ति को सही अवसर मिले तो उसे शाही दाव में प्रवेश करने और किसी क्षेत्र पर प्रभुत्व रखने वाले अधिपति स्तर के व्यक्ति बनने का भी मौका मिलता था। पूरब के सिर के ऊपर एक बैंगनी सुनहरा विशालकाय ड्रैगन था और उसके पैरों के नीचे बैंगनी धुंध घूम रही थी, मानो कोई बादल उसे आगे एक विशाल मंच की ओर ले जा रहा हो। दूर से देखने पर वह बादलों पर सवार होकर आए राजा जैसा लग रहा था। अंततः वह सबसे ऊपरी प्रतीक्षा मंच पर उतरा। बैंगनी धुंध का एक टुकड़ा उसके बैठने के लिए बैंगनी राजसी सिंहासन में परिवर्तित हो गया। युवा मास्टर एओटियन वायलेट गोल्ड ड्रैगन रैंक का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, उसे सभी नायकों पर विजय पाने का मौका मिलना चाहिए। जू कबीले के कई युवाओं की आंखें उत्साह से भरी थीं। गर्जन, एक विशालकाय अजगर की दहाड़ गूंज उठी। एक और बैंगनी सोने का ड्रैगन। एक बैंगनी सोने का ड्रैगन अपने नुकीले दांत और पंजे हवा में कुंडली मारते हुए दिखा। यद्यपि यह एक व्यूह रचना द्वारा निर्मित था, ये जीवंत था तथा इसमें ड्रैगन की शक्ति गूंज रही थी। और इसी समय उसके नीचे एक युवक प्रकट हुआ। हे, यह मेरे लेई कबीले का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। चोक्श वास्तव में असाधारण है। लेई कबीले के बुजुर्ग जोर से हंसे। तभी चोक्श की आंखें चमक उठीं। उसके सिर के ऊपर बैंगनी सुनहरे विशालकाय ड्रैगन और पैरों को सहारा देती बैंगनी धुंध के साथ उसे आगे ऊंचे मंच पर ले जाया गया। वह जू आतियान के बगल में बैठ गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस सत्र में 2 बैंगनी सुनहरे ड्रैगन स्तर के प्रतिभाशाली लोग उपस्थित होंगे। बाहर ऊंचे मंच पर यीजियांग नाम के राजा ने हल्के से सिर हिलाया। इतने सारे प्रतिभाशाली लोगों के उभरने से मेरे स्वर्ग राजधानी क्षेत्र का भाग्य और भी सघन हो जाएगा, जिससे इस मार्शल आर्ट जगत को आशीर्वाद मिलेगा। ड्रैगन की दहाड़ से आकाश हिल गया। बैंगनी सुनहरे ड्रैगन स्तर के प्रतिभाशाली लोगों के प्रकट होने से अन्य प्रतिभाशाली लोगों का प्रकाश स्पष्ट रूप से मंद पड़ गया। दहाड़, एक और शक्तिशाली दहाड़ ने आकाश को हिला दिया और एक बैंगनी सुनहरे रंग का विशालकाय अजगर प्रकट हुआ। विशालकाय अजगर के नीचे एक युवक खड़ा था। हे, प्रमोद, ये प्रमोद है, मेरे जो वंश का प्रतिभाशाली व्यक्ति। जब यह व्यक्ति प्रकट हुआ तो खुशी से चिल्लाने की आवाजें गूंज उठीं। जो कबीले के लोग बहुत उत्साहित महसूस कर रहे थे, मानो उन्हें अनंत गौरव प्राप्त हो गया हो। इस जो कबीले के पास 5 तत्वों वाला आध्यात्मिक शरीर है। यह एक अत्यंत शक्तिशाली प्राचीन कबीला है। ये देखकर कई लोग मन ही मन सोच में पड़ गए। आध्यात्मिक शरीर भी अत्यंत शक्तिशाली थे, विशेषकर 5 तत्वों वाला आध्यात्मिक शरीर जिसमें स्वर्ग और पृथ्वी के गहन रहस्य समाहित थे। अब जब जो वंश से ऐसी प्रतिभा उभरी है तो यह वंश चमक उठेगा ही। तीसरा वायलेट गोल्ड ड्रैगन रैंक का प्रतिभाशाली सौरव शाह और अन्य सभी ने भौहें चढ़ाईं। तुलनात्मक रूप से उनके लाइट वायलेट गोल्ड ड्रैगन रैंक के प्रतिभाशाली लोग कुछ हद तक निम्न थे। लोग आते रहे, लेकिन कोई भी इस स्तर तक नहीं पहुंच पाया। तोड़ो। इस समय गुप्त कक्ष के भीतर रुद्र ने अपने दिल का उपयोग करके स्वर्ग दमनकारी 3 रूपों के पहले रूप को सक्रिय किया। यद्यपि इस तार विभाजन तारों वाली चाल में कोई दिव्य आभा नहीं थी, फिर भी रुद्र ने इसमें कई अंतर्दृष्टियों को समाहित कर लिया था। जब उन्होंने अभी अभी यह कदम उठाया तो उन्हें अचानक एहसास हुआ और उन्होंने इस कदम को उसकी सीमा तक ले जाने का निश्चय किया। यहाँ तक कि उन्होंने स्वर्ग दमनकारी 3 रूपों के बारे में भी नई अंतर्दृष्टि प्राप्त की। उनका मानना था कि दिव्य गुणों वाली चालों को सक्रिय करना भी उनके लिए बहुत आसान होगा। इसी कारण से उन्होंने अपना कदम उठाने में देरी की थी। टकराना। हथेली की रोशनी चमक उठी, जिससे प्रकाश अवरोध टूट गया। तभी विशाल ताड़ का पेड़ सामने की क्रिस्टल दीवार से टकराया। इसके बाद प्रकाश पैटर्न हिलने लगे और रुद्र के छोटे गोल्डन ड्रैगन टोकन पर डेटा की एक पंक्ति दिखाई दी। लड़ाकू शक्ति 120%, 12 अंक प्राप्त। मार्शल आर्ट निपुणता 120%, 12 अंक प्राप्त। 120%। जब ये डेटा प्रदर्शित हुआ तो रुद्र अपने दिल में हल्की हलचल महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। अगला देखते हैं वह कितनी दूर तक जा सकता है। ध्रुवंत ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए धीरे से कहा, मुझे उम्मीद है कि वह शीर्ष 5 में जगह बना पाएगा। वह दूर तक देखता रहा, उसके होठों पर मुस्कान खिली हुई थी। अब वह इस युवक के प्रति उत्सुकता से भर गया। रुद्र ने जो क्षमता प्रदर्शित की वह स्पष्ट रूप से DHURVANTH की अपेक्षाओं से अधिक थी। अगर उसे और समय दिया जाए तो शायद वह अपने पिता के समान ऊंचाई तक पहुंच सकता है। DHURVANTH ने मन ही मन सोचा। शीर्ष 5। हालांकि जियाओ युवानरोंग ने थोड़ा सा मुंह बनाया। हालांकि रुद्र को वर्तमान में प्रथम स्थान दिया गया था, ये रैंकिंग क्षमता पर आधारित थी, न कि असंख्य कुलों की लड़ाई में वर्तमान रैंकिंग पर। अंदर से आने वाली आवाज़ों से पता चल गया होगा कि जू आतियान, लेई जेनतियान और अन्य लोग महल क्षेत्र में पहुंच गए थे। रुद्र तो केवल अर्धमहल क्षेत्र में था, वह सभी नायकों को कैसे दबा सकता था। DHURVANTH ने हल्की सी मुस्कुराहट दी और कुछ अधिक नहीं कहा। किसी कारणवश अब उसे इस युवक पर पूरा भरोसा हो गया था। इस बीच सौरव शाह और अन्य लोगों के अलावा रुद्र की उपस्थिति से हैरान होने के अलावा बाहरी दुनिया के कई राजा भी हिल गए। ये युद्ध राजा है।
कई राजाओं की आंखें सिकुड़ गईं। बैंगनी सुनहरे ड्रैगन सिंहासन पर बैठे उस युवक को गौर से घूर रही थीं, जिसके सिर के ऊपर ड्रैगन के चित्र घूम रहे थे। उनकी आंखें आश्चर्य और जटिल भावनाओं से भरी थीं, जिससे इन राजाओं के वंशज बेहद उलझन में थे। कौन सा युद्ध राजा? कुछ युवाओं ने असमंजस के साथ पूछा, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके राजाओं के चेहरे पर ऐसे आश्चर्य के भाव क्यों थे। वे ऐसे लग रहे थे जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। उससे भी अधिक अतिशयोक्तिपूर्ण। युद्ध राजा? युवा पीढ़ी को पूछते देख कुछ राजाओं ने क्षण भर सोचा, फिर कहा, वह एक अद्वितीय प्रतिभा थे जो कभी स्वर्गीय राजधानी में प्रसिद्ध थे और स्वर्गीय राजधानी में कई प्रतिभाओं को अपने साथ ले गए थे। उस युग में कई प्रतिभाओं को युद्ध राजा की पीढ़ी में पैदा होने का दुख था। युद्ध राजा के प्रकट होने के कारण कई मूल रूप से आश्चर्यजनक और प्रतिभाशाली प्रतिभाएं लुप्त हो गईं। राजा ने आह भरी, उसकी आंखें भावनाओं से भर गईं। तो फिर मैंने उसके बारे में क्यों नहीं सुना? ये पश्चिमी क्षेत्र के एक बड़े कबीले का एक युवक था। राजा ने कहा, क्योंकि युद्ध राजा 20 साल पहले गायब हो गया था। ओह, युवक ने सोचा, फिर सामने बैंगनी सुनहरे ड्रैगन सिंहासन पर बैठे रुद्र को देखा। राजा ने कहा, यह युवक युद्ध राजा से बिल्कुल मिलता जुलता है। क्या ये युद्ध राजा का बेटा हो सकता है? इस तरह की आवाज भीड़ में फैल गई। न केवल राजा आहें भर रहे थे और हैरान थे, बल्कि कई शिशु आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञों के चेहरे पर भी यादें ताज़ा हो रही थीं। उस समय इन लोगों ने युद्ध राजा के अद्वितीय आचरण को भी देखा था। युद्ध राजा का बेटा। ऊंचे मंच पर स्वर्गीय महल के राजा यी जियांग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, उनका खून खौल रहा था। युद्ध राजा। उसके बगल में मुकेश ने अपनी बाहें उठाईं और पूछा, क्या आप कह रहे हैं कि यह रुद्र आदित्य का बेटा है, जो उस समय पूरे स्वर्गीय राजधानी में मशहूर था? वह सवालों से भरा हुआ लग रहा था। उस समय उसकी प्रतिभा पर्याप्त नहीं थी, इसलिए उसे युद्ध राजा को देखने का सौभाग्य नहीं मिला। आखिरकार स्वर्गीय राजधानी डोमेन बहुत विशाल था और ऐसे आंकड़े कहीं भी नहीं मिल सकते थे। राजा यी ने आगे के शून्य को देखते हुए सिर हिलाया और कहा, ये युवक आश्चर्यजनक रूप से आदित्य शाह जैसा दिखता है। युद्ध राजा का बेटा, मुकेश ने खुद से कहा। इस समय वह रुद्र पर एक और नज़र डालने से खुद को रोक नहीं सका। इसके अलावा उसका उपनाम शाह है और उसके पास युद्ध मार्शल आत्मा है। यही सबसे ज्यादा संभावना है, राजा यी ने कहा। बस यही होना चाहिए। मुकेश की आंखें चमक उठीं जब उसने DHRUVANTH को देखा और मन ही मन सोचा, कोई आश्चर्य नहीं कि इस DHRUVANTH ने इस रुद्र को यहाँ भेजने की पहल की और आधे साल तक इंतजार करने को तैयार था। उसे बहुत पहले ही पता चल गया होगा कि यह युवक आदित्य का बेटा है। मन ही मन सोचने के बाद उसने अपनी नज़र रुद्र पर केंद्रित करना जारी रखा। आधे साल पहले वह नवजात आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर पर ही था, लेकिन अब वह अर्धमहल क्षेत्र में पहुंच गया है। ये साधना गति अविश्वसनीय रूप से तेज है, मुकेश ने उत्सुकता से कहा। मुझे आश्चर्य है कि वह इस असंख्य कुलों की लड़ाई में कितनी दूर तक जा सकता है। उसकी तुलना उसके पिता से कैसे की जा सकती है? हालांकि वह आदित्य शाह से कभी नहीं मिला था, लेकिन युद्ध राजा का नाम पहले से ही मुकेश के कानों में गड़गड़ाहट की तरह था। अंकल फैंग, क्या ये रुद्र सचमुच युद्ध राजा का बेटा है? लाइफ मार्शल सोल कबीले में आसपास के कई युवाओं ने भी चर्चाएं सुनी। तुरंत हरे बालों वाले एक युवक की आंखें सिकुड़ गईं। रुद्र पर एक नज़र डालने के बाद उसने रामानुज की ओर देखा। अन्य युवा भी उत्सुक दिखे और रामानुज की ओर मुड़े। युद्ध राजा एक वर्जित विषय है, क्या तुम भूल गए? रामानुज की पलकें झपक गईं। उन्होंने बोलने वाले युवक को घूरते हुए कहा, इस विषय पर चाहे दूसरे लोग कुछ भी कहें, तुम्हें कभी ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। सिर्फ बाहर ही नहीं, बल्कि कबीले के भीतर भी। इसी कारण वह असंख्य कुलों की लड़ाई देखने के लिए उनके साथ यहाँ आ सका। लेकिन अब युद्ध राजा के मामले के कारण उसे इस तरह फटकार लगाई जा रही थी। याओ कबीले के अन्य युवा सदस्यों ने भी एक दूसरे को देखा, उन्हें भी ऐसे परिणाम की उम्मीद नहीं थी। इससे सभी के मन में संदेह पैदा हो गया। कहानी कहती है कि युद्ध राजा ने एक बार मुख्य कुल के कई चाचाओं का दमन किया था और चाचा चेंगलोंग उनमें से एक थे। एक युवक की आंखें चमक उठीं, मानो उसे कोई अंदरूनी जानकारी हो। लगता है वे रुद्र के रूप से काफी हैरान हैं और थोड़े डरे हुए भी हैं। हे, रुद्र वास्तव में एक बैंगनी सोने के ड्रैगन पैटर्न स्तर की प्रतिभा है। अगर रुद्र बड़ा हो गया तो वह कितना शक्तिशाली होगा। उन राजाओं के आश्चर्य को देखते हुए मार्शल संप्रदाय के कई बुजुर्ग खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। एक बैंगनी सुनहरे ड्रैगन पैटर्न स्तर की प्रतिभा बहुत ही आश्चर्यजनक थी। ये जानना जरूरी है कि उस समय रेन शाओफेंग भी केवल एक संभावित बैंगनी सुनहरे ड्रैगन स्तर की प्रतिभा ही थे। अल्पविराम। रुद्र की उपस्थिति से सभी पक्षों में हलचल मच गई। एक बैंगनी सुनहरे ड्रैगन पैटर्न स्तर की प्रतिभा पूरे स्वर्गीय राजधानी डोमेन का ध्यान आकर्षित करने के लिए पर्याप्त थी। अल्पविराम। ये सभी लोग प्रबल विरोधी हैं। रुद्र ड्रैगन सिंहासन पर बैठा और आसपास के वातावरण को निहारने लगा। जुआतियान और उसके बगल में खड़े अन्य लोगों पर नजर डालने के बाद उसने अपनी आंखें बंद कर लीं।
आसपास के लोगों में कई महल क्षेत्र विशेषज्ञ थे, सभी राक्षसी प्रतिभाशाली। हालांकि रुद्र को इससे कोई दबाव महसूस नहीं हुआ। अगर वह जीत सकता तो जीतता, यदि वह जीत नहीं पाता तो कोई बड़ी बात नहीं होती। इसके बजाय उसका हृदय प्रत्याशा से भरा हुआ था। वह देखना चाहता था कि इन सच्चे महल साम्राज्य के प्रतिभाशाली लोगों के खिलाफ लड़ते समय उसे कितनी दूर तक धकेला जाएगा। अब तक महल क्षेत्र के प्रथम स्तर पर साधारण साधक रुद्र की रुचि को जगाने में असमर्थ थे। अपनी आंखें बंद करके रुद्र ने खुद को शांत करना शुरू कर दिया। अभी अभी प्रकाश पैटर्न के माध्यम से आगे बढ़ते हुए उन्होंने मार्शल आर्ट के बारे में कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त की थी और वह इस समय उन्हें और अधिक एकीकृत करना चाहते थे। जहां तक बाहरी दुनिया में उसके द्वारा मचाए गए हंगामे की बात है तो वह इससे अनभिज्ञ था। गोल्डन ड्रैगन प्लेटफॉर्म पर लोग आते रहे। वहां 4 गोल्डन ड्रैगन परीक्षण स्तंभ थे और प्रत्येक स्तंभ हजारों लोगों का तुरंत परीक्षण कर सकता था। इस परीक्षण से कम प्रतिभा वाले लगभग आधे लोग बाहर हो गए और जो लोग आगे बढ़ सकते थे उनकी संख्या बहुत कम थी, 10वें हिस्से से भी कम। 1 घंटे के परीक्षण के बाद अंततः सभी ने काम पूरा कर लिया। परीक्षण पूरा होने के बाद गोल्डन ड्रैगन प्लेटफॉर्म के केंद्र में स्थित 1000 मीटर का विशालकाय स्तंभ चमक उठा और प्रारंभिक रैंकिंग शुरू हो गई। और विशाल स्तंभ के शीर्ष पर रुद्र नाम विशेष रूप से विशिष्ट था। इस समय उन्हें अस्थायी रूप से प्रथम स्थान दिया गया था। रुद्र के नीचे पूरव था, जिसके पास सूर्य चंद्र मार्शल आत्मा थी। तीसरे स्थान पर माधवीय थे, जिनके पास पवन वंश की वंशावली थी। उनके बाद प्रमोद, चोक्ष इत्यादि थे। गोल्डन ड्रैगन सूची की प्रारंभिक रैंकिंग जारी हो गई है। ये रैंकिंग सामने आते ही गोल्डन ड्रैगन प्लेटफॉर्म और बाहर हंगामा मच गया। इस समय बाहर हुए युवा खिलाड़ी शून्य में उड़कर कुछ दर्शक दीर्घाओं में घुसकर देखने लगे। इस समय रुद्र की आंखें चमक उठीं और उसने गोल्डन ड्रैगन लिस्ट को भी देखा। अंशुराज, हल्के बैंगनी सुनहरे ड्रैगन स्तर की प्रतिभा, वर्तमान में 17वें स्थान पर है। जब उसने ये नाम देखा तो रुद्र की आंखें थोड़ी हिल गईं। हालांकि उन्हें ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। आखिरकार अंशुराज, जिसके पास आदिकालीन अराजकता स्वर्गीय शरीर था, ने पहले ही काया के मामले में कई प्रतिभाओं को पीछे छोड़ दिया था। इसके अलावा उनकी प्रतिभा भी अच्छी थी, इसलिए उनके लिए इस स्तर तक पहुंचना कोई अजीब बात नहीं थी। हमें यह अवश्य जानना चाहिए कि आदिकालीन अराजकता स्वर्गीय शरीर राजा निकायों में राजा है, यहाँ तक कि कई प्राचीन मार्शल आत्माओं से भी अधिक शक्तिशाली है। रुद्र ने लैन चेंगफेंग को देखा और बधाई दी। हालांकि अंशुराज ने कड़वी मुस्कान दी। हालांकि वह इस संभावित रैंकिंग से काफी संतुष्ट थे। रुद्र की तुलना में वह थोड़ा दबा हुआ महसूस कर रहा था। डेविंट, रैंक 493। विद्युत 1378। अल्पविराम, लैन चेंगफेंग के अलावा कुछ ही अन्य लोग अग्रिम पंक्ति में जगह बना सके। हालांकि जो कोई भी इस गोल्डन ड्रैगन सूची में शामिल हो सकता है, वह पहले से ही गर्व महसूस कर सकता है। गोल्डन ड्रैगन लिस्ट एलिमिनेशन बैटल का पहला राउंड शुरू होने वाला है। बैटल का बेतरतीब ढंग से मिलान किया जाएगा। जैसे ही गोल्डन ड्रैगन लिस्ट सामने आई, गोल्डन ड्रैगन प्लेटफॉर्म पर एक शानदार आवाज गूंज उठी। वहां तुरंत सन्नाटा छा गया और कई युवा सीधे बैठ गए, उनके चेहरे गंभीरता से भर गए। हालांकि शीर्ष 100 के लिए केवल कुछ ही लोग चुनौती दे सके। कुछ लोगों के लिए शीर्ष 1000 में स्थान प्राप्त कर पाना पहले से ही काफी अच्छा था, क्योंकि जो भी इस रैंक को बनाए रखेगा उसे निश्चित रूप से प्रमुख शक्तियों द्वारा महत्व दिया जाएगा। एलिमिनेशन राउंड का रुद्र से लगभग कोई लेना देना नहीं था। वर्तमान में शीर्ष 100 में स्थान पाने वालों को सीधे पदोन्नति का विशेषाधिकार प्राप्त है। पीछे रहने वालों को बार बार मैच खेलकर आगे बढ़ना पड़ा। इसके बाद चुनौती दौर शुरू हुआ। धमाका, लड़ाई शुरू हो गई। गोल्डन ड्रैगन प्लेटफॉर्म पर युद्ध के मंच पंक्तियों में खड़े थे। ये मंच उचित ऊंचाई के अनुसार हवा में लटके हुए थे। इस प्रकार एक ही समय में अनगिनत लड़ाइयां हो रही थीं। लगभग हर स्तर की प्रतिभा का पहले उसी स्तर की प्रतिभा से मिलान किया गया। उदाहरण के लिए, हल्के सोने के ड्रैगन स्तर वाले लोगों का मिलान हल्के सोने के ड्रैगन स्तर वाले लोगों के साथ किया गया। गोल्डन ड्रैगन स्तर के साथ मेल खाता है। जहां तक संभावित बैंगनी स्वर्ण ड्रैगन स्तर की बात है तो उनका मिलान संभावित बैंगनी स्वर्ण ड्रैगन स्तर की तुलना में किया गया। जहां तक हल्के बैंगनी सुनहरे ड्रैगन स्तर का सवाल है, वे सभी शीर्ष 100 तक पहुंच चुके थे और लड़ाई के लिए इंतजार कर रहे थे। रुद्र ने अपनी आध्यात्मिक भावना को मुक्त किया तथा युद्ध के मंचों पर फैल गया जो तारों की तरह फैले हुए थे। अंततः उन्होंने कुछ परिचित लोगों की लड़ाइयां देखीं। लगता है जूनियर भाई झाओ ने निषिद्ध क्षेत्र में कुछ हासिल कर लिया है। जैसे ही उसकी नज़र उस पर पड़ी, रुद्र की आंखें तुरंत चमक उठीं। कुल मिलाकर स्कोर उत्तम। स्तर वायलट गोल्ड ड्रैगन पैटर्न स्तर प्रतिभा। एक आवाज रुद्र के कानों में आई। वायलट गोल्ड ड्रैगन पैटर्न स्तर की प्रतिभा। ये जानकारी सुनने के बाद रुद्र की भौहें टेढ़ी हो गईं और उसके मुंह के कोने पर हल्की सी मुस्कान आ गई। इस समय उसका छोटा सुनहरा ड्रैगन टोकन चमक उठा और पूरी तरह से बैंगनी सोने के ड्रैगन टोकन में बदल गया।
इतना ही नहीं, इस ड्रैगन टोकन पर ड्रैगन पैटर्न भी था। इससे एक शक्तिशाली आभा का उतार चढ़ाव निकला। ऐसा प्रतीत होता था कि उस उतार चढ़ाव में विश्व को हिला देने वाली शक्ति थी, जिससे लोग भय से कांप रहे थे। ऐसा लगता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने स्वर्ग दमन के 3 रूपों को समझ लिया था, जिससे मेरा कुल को उत्तम हो गया। रुद्र ने मन ही मन सोचा। हालांकि उनका ब्लडलाइंस को अभी भी 98% था। हालांकि किसी प्रतिभा का विकास केवल रक्त वंश तक ही सीमित नहीं होता, मार्शल आर्ट की गहनता की समझ अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए रुद्र ने रक्तरेखा में कमी की भरपाई की और सही स्तर तक पहुंच गया। क्या होगा अगर मैं स्वर्ग दमनकारी 3 रूपों का असली पहला रूप प्रकट कर दूं? सोचते हुए रुद्र की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, लेकिन उसने अपना सिर हिलाया और ज्यादा सोचना बंद कर दिया। ये तो बस एक प्रतिष्ठा थी, दुनिया हिला देने वाली प्रतिभा के साथ भी किसी को सचमुच कुछ करने के लिए विकसित होना ही पड़ता है, अन्यथा सब कुछ सिर्फ एक खाली नाम है। इसलिए वह इस वजह से आत्मसंतुष्ट नहीं थे। अगले ही क्षण सामने स्थित विशाल स्तंभ प्रकाश और छाया से झिलमिला उठा और उसने रुद्र को घेर लिया। रुद्र ने अपने शरीर को हिलते हुए महसूस किया और फिर अनगिनत ड्रैगन की दहाड़ें उसके कानों में गूंज उठीं। इन ड्रैगन की दहाड़ के साथ आश्चर्य की आवाजें भी थीं। हे मिस यिक्सू वास्तव में असाधारण हैं, वह वायलेट गोल्ड ड्रैगन स्तर की प्रतिभा तक पहुंच गई हैं। स्वाभाविक रूप से मिस यीशु का विंड क्लान वंश 98.4 तक पहुंच गया है और उसकी अपनी प्रतिभा भी असाधारण है। उसका वायलेट गोल्ड ड्रैगन स्तर तक पहुंचना बिल्कुल भी आश्चर्यजनक नहीं है। अगर उसे कुछ और अवसर दिए जाएं, तो शायद वह वायलेट गोल्ड ड्रैगन पैटर्न स्तर की प्रतिभा बन सकती है। कई विंड क्लान सदस्य बहुत खुश थे, विशेषकर युवा पुरुषों की आंखें प्रशंसा से भरी हुई थीं। ऐसी अद्भुत प्रतिभा वाली ऐसी अद्वितीय सुंदरी को कैसे नापसंद किया जा सकता है? लगता है फैंग वंश का भाग्य अच्छा है। बाहर कुछ बुजुर्गों ने आह भरते हुए देखा। वास्तव में ऐसा कहा जाता है कि कुछ साल पहले स्वर्ग की एक पसंदीदा बेटी उनके कबीले में आई थी, जिसका वंशानुगत वंश 99% तक पहुंच गया था, जो माधवी से भी अधिक मजबूत था। अब एक और जुड़ने के साथ ये कबीला अत्यधिक गौरव के लिए नियत है। बड़े बड़े कुलों के कई राजाओं ने ईर्ष्या से भरी हुई आवाज में आह भरी। एक ही पीढ़ी में एक भी ऐसी प्रतिभा का प्रकट होना दुर्लभ था। फिर भी इस वंश की एक ही शाखा में 2 लोग प्रकट हुए। फैंग यिक्सुए को बैंगनी रोशनी ने ऊपर ले लिया और वह ऊपर प्रतीक्षा मंच की ओर बढ़ गया। उनका स्थान प्रमोद के साथ बदल गया और वह वास्तव में दूसरे स्थान पर रहीं। इसे देखते हुए उसका संभावित मूल्य प्रमोद और चोक्ष से भी अधिक था। यद्यपि रैंकिंग में स्पष्ट रूप से पदानुक्रम का संकेत नहीं दिया गया था, लेकिन पदों की दूरी से यह स्पष्ट था। जू आतियान, फैंग यिक्सु और इसी तरह नीचे की ओर ये सीटें चरणबद्ध तरीके से व्यवस्थित की गई थीं। 4 वायलेट गोल्ड ड्रैगन स्तर के प्रतिभाशाली लोग। बाहर कई बुजुर्ग अंदर से उत्साहित थे। साथ ही 10,000 जातियों के आधिपत्य युद्ध के इस संस्करण के लिए सभी को अधिक उत्सुकता थी। ऐसा भव्य अवसर देखना बहुत दुर्लभ है। मुझे याद है कि पिछले संस्करण में केवल 2 प्रतिभाशाली लोग ही वायलेट गोल्ड ड्रैगन स्तर तक पहुंच पाए थे। कई बुजुर्गों की आंखों में उत्साह साफ झलक रहा था। फैंग यिक्सु, इस समय जब रुद्र का शरीर गोल्डन ड्रैगन स्टेल से गुजरा, उसने भीड़ की चर्चा सुनी। इससे वह थोड़ा चौंका। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि इस महिला में इतनी अद्भुत प्रतिभा होगी। ऐसा लगता है कि फैंग कबीला भी स्वर्गीय राजधानी क्षेत्र का एक प्रमुख कबीला है। रुद्र ने मन ही मन सोचा। जब रुद्र विचार कर रहा था तो उसका नाम भी गोल्डन ड्रैगन प्लेटफॉर्म के केंद्र में 1000 मीटर के विशाल स्तंभ पर दिखाई दिया। इसके साथ ही डेटा की एक श्रृंखला भी थी। ये डेटा बहुत जल्दी सामने आया और तुरंत ताज़ा हो गया, क्योंकि परीक्षण में बहुत अधिक लोग भाग ले रहे थे। लेकिन ये डेटा अभी भी लोगों द्वारा देखा गया। रुद्र बाहर है। बाहर जियो फैंग और अन्य लोगों की आंखें उत्सुकता से जल रही थीं। यह आदमी अभी क्यों बाहर आ रहा है? प्रताप सिंह और अन्य लोग भी उत्सुकता से बेचैन थे। वे लंबे समय से रुद्र के परिणाम का इंतजार कर रहे थे। रुद्र, उसके बगल में जब सौरव शाह ने नाम देखा तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं और वह उस शून्य को गौर से देखने लगा। गर्जन, जब रुद्र का नाम सामने आया तो ड्रैगन की दहाड़ से आकाश हिल गया, जो सभी दिशाओं में गूंज उठा। लुढ़कती ध्वनि तरंगों ने ड्रैगन की अन्य सभी दहाड़ें दबा दीं। इन ध्वनि तरंगों के कारण आकाश और पृथ्वी का रंग बदलने लगा और सभी ओर के प्रतिभाशाली लोगों के मन कांप उठे। उनकी आंखों में भय दिखाई देने लगा। तुरंत ही सभी लोग ऊपर देखने लगे और आकाश की ओर देखने लगे। उनका स्वरूप ऐसा था मानो वे किसी राजा का स्वागत कर रहे हों। ड्रैगन की दहाड़ से आकाश हिल गया, साथ में एक बैंगनी सोने का विशालकाय ड्रैगन भी था। इस विशालकाय ड्रैगन पर बैंगनी रंग के पैटर्न कुंडलित थे। ये पैटर्न विशालकाय ड्रैगन के सिर और पूंछ के बीच गुथे हुए दाव पैटर्न की तरह थे। ये ड्रैगन के नमूने हैं। ड्रैगन के नमूनों को देखकर बाहर खड़े कई बुजुर्ग अंदर से चौंक गए। वायलेट गोल्ड ड्रैगन, जिसके सिर और पूंछ पर ड्रैगन पैटर्न गुथे हुए हैं, क्या ये वायलेट गोल्ड ड्रैगन पैटर्न स्तर का जीनियस हो सकता है?
कई लोग अंदर से सदमे में थे। कई राजाओं की आंखों में अविश्वास के भाव प्रकट हुए। वायलेट गोल्ड ड्रैगन पैटर्न, हे, ये वायलेट गोल्ड ड्रैगन पैटर्न है। बाहर प्रताप सिंह अंदर से उत्साहित था और चिल्लाए बिना नहीं रह सका। बैंगनी सोने का ड्रैगन पैटर्न। ध्रुवंत की आंखें भी थोड़ी सिकुड़ गईं। वह सामने दिखाई दे रहे सुनहरे ड्रैगन को घूर रहा था, उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, उसकी आंखें उत्सुकता से भरी हुई थीं। तभी उस विशाल ड्रैगन के नीचे से एक युवक आराम से बाहर निकला। ये रुद्र है। जैसे ही वह युवक सामने आया, ध्रुवंत ने राहत की सांस ली। अभी वह गहराई से डर गया था कि यह बैंगनी सोने का विशालकाय अजगर किसी और के परीक्षण से प्रकट हुआ था। अब रुद्र को देखकर उसे राहत महसूस हुई। इस समय कई लोगों की नज़र बैंगनी सुनहरे विशालकाय अजगर के नीचे खड़े युवक की ओर पड़ी। यहाँ तक कि गोल्डन ड्रैगन प्लेटफॉर्म पर भी पूरव और अन्य लोग गंभीर भाव से आगे की ओर ध्यान से देख रहे थे। वे ये देखना चाहते थे कि वास्तव में ड्रैगन पैटर्न को कौन संघनित कर सकता है और किसकी प्रतिभा उनसे बेहतर है। इससे सभी को यह महसूस हुआ कि उनकी स्थिति को चुनौती दी जा रही है। ये वही है। फैंग यिक्स्यू की आंखें चमक उठीं और उसने एक नज़र में रुद्र को पहचान लिया। वह पहले भी एक बार रुद्र से मिल चुकी थी, लेकिन उस समय उसे केवल यही महसूस हुआ कि यह युवक अथाह है। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह इस स्तर तक पहुंच जाएगा। रुद्र, जियाओ तियान की आंखें चमक उठीं। रुद्र को देखते ही उसके हाथ कांपने लगे और चेहरा पीला पड़ गया। उसके हृदय में अपमान, अनिच्छा और असहायता की भावना उमड़ पड़ी। उसने सोचा था कि भले ही रुद्र उससे अधिक शक्तिशाली हो, फिर भी वह अधिक शक्तिशाली नहीं होगा। लेकिन अब दूसरी पार्टी वास्तव में एक वायलेट गोल्ड ड्रैगन स्तर की प्रतिभा थी, और वायलेट गोल्ड ड्रैगन के चारों ओर ड्रैगन के पैटर्न बुते हुए थे। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब यह था कि रुद्र यहाँ एकमात्र वायलेट गोल्ड ड्रैगन पैटर्न स्तर का प्रतिभाशाली व्यक्ति था। वह वास्तव में अनगिनत प्रतिभाओं से ऊपर है। यहाँ तक कि उसके बगल में बैठे रणवीर की पुतलियां भी अचानक सिकुड़ गईं। वाह! ड्रैगन के पैटर्न कुंडली मारकर रुद्र को आगे प्रतीक्षारत प्लेटफॉर्म की ओर खींच रहे थे। एक बैंगनी सुनहरे ड्रैगन का आसन प्रकट हुआ। रुद्र उसमें बैठ गया। उसके सिर के ऊपर अभी भी एक ड्रैगन का आकार घूम रहा था। उनका स्वरूप ऐसा था जैसे कोई राजा संसार को देख रहा हो। इस समय वह ध्यान का केंद्र था। लगभग सभी की निगाहें रुद्र पर टिकी हुई थीं। सबसे अधिक आश्चर्यचकित और स्तब्ध लोग ये लोग नहीं थे, बल्कि बाहर मौजूद लोग थे। इस वक्त बाहर ऊंचे मंच पर सौरव शाह सदमे में था और सबसे ऊपर बैठे युवक को घूर रहा था। उसकी आंखों में एक अकथनीय सदमा फैल गया और यहाँ तक कि डर भी दिखाई देने लगा। ये कैसे संभव है? सौरव शाह का दिल व्याकुल हो गया। उस युवक की शक्ल देखकर वह हैरान रह गया। ये युवक, ये सिर्फ सौरव शाह ही नहीं था। इस समय मैदान में मौजूद कई राजाओं के चेहरे बदल गए। सभी लोग जटिल भावों से रुद्र को घूर रहे थे। क्या यह आदित्य शाह है? तेजोमे की आंखें चमक उठीं और उसने डर से भरे चेहरे के साथ अपने बगल में सौरव शाह को देखा। मानो तेजोमे की निगाहों को महसूस करते हुए सौरव शाह की आंखें थोड़ी सी हिल गईं और वही नज़र वापस आ गई। असंभव! आदित्य शाह बहुत पहले ही प्राचीन निषिद्ध क्षेत्र में गिर गया था। वह इस समय यहाँ कैसे प्रकट हो सकता है और इस 10,000 जातियों के आधिपत्य युद्ध में भाग ले सकता है? कुछ ही दूरी पर रामानुज की आंखें सिकुड़ गईं और उसने अपनी आवाज़ उन दोनों तक पहुंचाते हुए कहा, इसके अलावा 10,000 जातियों के आधिपत्य युद्ध की एक आयु सीमा होती है, और इस सीमा के अंतर्गत उन युवाओं की पहचान की जाएगी जिनकी अस्थि आयु 20 वर्ष से अधिक है। वह दिव्य स्रोत निषिद्ध क्षेत्र में कैसे प्रवेश कर सकता है? ठीक है, ये निश्चित रूप से आदित्य शाह नहीं है। ये सुनकर सौरव शाह ने थोड़ा सिर हिलाया, लेकिन उसकी नज़रें बदल गईं और वह ड्रैगन सीट पर बैठे युवक को देखने से खुद को रोक नहीं सका। वह बिल्कुल उसके जैसा दिखता है, बहुत ज़्यादा उसके जैसा। तेजोमे ने अपनी आवाज़ में बुदबुदाते हुए कहा, यह व्यक्ति लगभग 90% आदित्य जैसा है। हाँ, सौरव शाह ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे भी उसमें आदित्य शाह की परछाई दिखाई देती है। इस व्यक्ति का चेहरा उदास था। ये तीनों आपस में बातचीत कर रहे थे। उनके हाव भाव देखकर ऐसा लग रहा था कि वे रुद्र के रूप से बहुत हैरान थे। आदित्य शाह का बेटा, ये सोचते ही सौरव शाह की निगाहें बेहद भयावह हो गईं। अगर हम उम्र पर विचार करें तो आदित्य शाह के बेटे की उम्र लगभग इसी उम्र की होनी चाहिए। तेजोमे ने अपनी आवाज़ प्रसारित की, फिर अपने बगल में रामानुज की ओर देखते हुए कहा, भाई किंगफेंग, क्या आपको इस युवक की भौहों और उसके होठों के कोनों में अपनी मिस किंग्यू से कोई समानता दिखाई देती है? किंग्यूए! ये सुनकर रामानुज की भौहें तन गईं और वह खुद को रुद्र पर एक नज़र डालने से रोक नहीं पाया। फिर उसका दिल कांप उठा। सच में कुछ समानता है। क्या ये सचमुच उस जमाने का वह शिशु हो सकता है? ये सोचकर उस व्यक्ति का चेहरा भी उदास हो गया। एक वायलेट गोल्ड ड्रैगन पैटर्न स्तर का प्रतिभाशाली व्यक्ति, अगर वह बड़ा हो गया तो ये थोड़ा परेशानी भरा होगा। तेजोमे ने कहा। जियो चेंगलोंग और अन्य सभी के चेहरे पर भयावह भाव थे। ऐसा लग रहा था कि वे रुद्र के विकास को लेकर कुछ हद तक आशंकित थे।
छठे चाचा, इन्हें देखो। प्रताप सिंह ने अपनी आवाज़ DHURVANTH तक पहुंचाते हुए कहा, ये लोग शायद कुछ देख रहे हैं। ठीक है। ध्रुवंत की आंखें सिकुड़ गईं और बोली, मैंने दूसरे भाई को संदेश भेज दिया है, वह दौड़कर यहाँ आएगा। देखते हैं कौन रुद्र को छूने की हिम्मत करता है। ठीक है। ये सुनकर प्रताप सिंह ने थोड़ा सिर हिलाया। दूसरे चाचा के यहाँ आने से सौरभ शाह और बाकी लोग भी गुस्ताखी करने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। अब जब रुद्र ने इतनी प्रतिभा दिखाई है तो मुझे विश्वास है कि पूर्वज भी उसकी रक्षा करेंगे। उसके बगल में खड़े एक और आदमी ने सिर हिलाया। एक युद्ध मंच पर जय ने अपनी स्काई कर्टेन मार्शल सोल को सक्रिय किया। उस आकाशीय पर्दे की मार्शल आत्मा के भीतर से एक शक्तिशाली सुनहरा अजगर वास्तव में दहाड़ता हुआ बाहर आया। उस विशालकाय अजगर के पास एक शक्तिशाली आभा थी और उसमें प्राचीन ऊर्जा उतार चढ़ाव भी थे। गर्जन। विशालकाय अजगर चमक उठा, ड्रैगन की तरह झपटने लगा और उसके पीछे आकाश का पर्दा नीचे उतर आया, जिसने प्रतिद्वंद्वी को तब तक दबाए रखा जब तक कि वे हिल नहीं सके। इसके बाद हाफ सटे पैलेस दायरे में प्रतिद्वंद्वी को जय ने हरा दिया। वाह! प्रतिद्वंद्वी के शरीर से एक हल्की सुनहरी ड्रैगन ऊर्जा जय के शरीर में प्रवाहित हुई और इस ड्रैगन ऊर्जा ने हाल ही में हुई लड़ाई में खपत हुए सच्चे सार को तुरंत पुनः भर दिया। ये क्वालिफाई के लिए एक पुरस्कार था। इस प्रकार जो भी योग्य होगा वह बार बार होने वाली लड़ाइयों से सच्चे सार और आत्मा शक्ति की अत्यधिक खपत के कारण अपनी चरम लड़ाकू शक्ति का उपयोग करने में असमर्थ नहीं होगा। जब तक वे जीतते रहेंगे उन्हें पुनः पूर्ति मिलती रहेगी। इस तरह लड़ाइयाँ अधिक निष्पक्ष लगने लगीं। इसके विपरीत कुछ लोग निरंतर लड़ाई से अधिक अनुभव प्राप्त करेंगे। कुछ लोगों को तो युद्ध के दौरान अंतर्दृष्टि भी प्राप्त हुई। युद्ध समाप्त होने के बाद हारने वाले को सीधे दर्शक दीर्घा में ले जाया गया। हालांकि जय को एक सुनहरे प्रकाश में लपेटा गया और उसे दूसरे युद्ध मंच पर टेलीपोर्ट किया गया। दूसरी तरफ पार्थ भी अपनी चाल चल रहा था। उन्होंने अपनी वीरान मार्शल आत्मा को सक्रिय कर दिया। दुर्भाग्यवश उनका सामना एक मजबूत दुश्मन से हुआ और केवल एक राउंड जीतने के बाद ही वे बाहर हो गए। जय भी 3 राउंड जीतने के बाद बाहर हो गए। यहाँ बहुत सारे प्रतिभाशाली लोग हैं, आगे बढ़ना बहुत कठिन है, रुद्र ने मन ही मन सिर हिलाया। हालांकि ये भव्य आयोजन उनके लिए भी लाभप्रद नहीं रहा। कम से कम इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा में उन्होंने अपने क्षितिज को व्यापक बनाया और अपनी कमियों को सीखा। वे विभिन्न लड़ाइयों से भी अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते थे। जैसे जैसे लड़ाइयों का दौर जारी रहा, समय भी चुपचाप बीतता गया। पलक झपकते ही दिन बीत गया और गोल्डन ड्रैगन प्लेटफॉर्म की सुनहरी रोशनी चमकती रही। इस समय शीर्ष के पीछे की रैंकिंग मूलतः स्थिर थी। जो शेष रह गया वह शीर्ष 100 की रैंकिंग थी। सभी पक्षों के प्रतिभाशाली लोगों के लिए गोल्डन ड्रैगन रैंकिंग के शीर्ष 100 में जगह बनाना निश्चित रूप से गर्व की बात थी। गोल्डन ड्रैगन रैंकिंग के शीर्ष 100 के लिए रैंकिंग बहुत सरल थी। शीर्ष 100 से बाहर की रैंकिंग वाले लोगों को चुनौतियां जारी करनी थीं। हालांकि चुनौती देने की शर्तें कुछ सख्त थीं। चुनौती देने का केवल एक ही अवसर था। यदि चुनौती विफल हो गई तो आगे कोई अवसर नहीं मिलेगा। गोल्डन ड्रैगन रैंकिंग में शीर्ष 100 में सभी प्रतिभाशाली हैं, लेकिन शीर्ष कुछ दर्जन स्थानों के लिए प्रतिस्पर्धा शायद ज्यादा रोमांचक नहीं होगी। संभावित बैंगनी सुनहरे ड्रैगन स्तर के लोगों के बीच की लड़ाइयां सबसे रोमांचक होंगी। बाहर विभिन्न कुलों के बुजुर्गों की आंखें चमक रही थीं और उन्हें शीर्ष 100 के लिए चुनौतियों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। और वास्तव में यही मामला था। चुनौती मैच शुरू हो गए। लगभग तुरंत ही दर्जनों लोगों ने चुनौती देना शुरू कर दिया, लेकिन कई दौर की जद्दोजहद के बाद केवल 5 लोग ही शीर्ष 100 में सफलतापूर्वक जगह बना पाए। यद्यपि गोल्डन ड्रैगन रैंकिंग की प्रारंभिक रैंकिंग अंतिम रैंकिंग नहीं थी, फिर भी यह कई व्यापक मूल्यों को लेकर प्राप्त की गई रैंकिंग थी। उस रैंकिंग का महत्व अभी भी बहुत अधिक था और ये चुनौती देने वाले भी काफ़ी समझदार लग रहे थे। सामान्य रूप से कहें तो ये संभावित बैंगनी स्वर्ण ड्रैगन स्तर था जो संभावित बैंगनी स्वर्ण ड्रैगन स्तर को चुनौती दे रहा था। केवल अति आत्मविश्वास वाले लोग ही अपने से एक स्तर ऊंचे प्रतिभाशाली व्यक्ति को चुनौती दे सकते हैं। हालांकि वह वर्तमान में एक उच्च पद पर था, लेकिन रुद्र भी अखाड़े में महान लड़ाइयों पर ध्यान दे रहा था। टकराना। चुनौती के मंच पर एक युवक जिसने ब्रोकेड का लबादा पहना हुआ था और जिसके कॉलर पर दिव्य फीनिक्स की कड़ाई थी, इंद्रधनुष जैसी गति से कदम दर कदम आगे बढ़ रहा था, जिससे उसके प्रतिद्वंद्वी को बार बार पीछे हटना पड़ रहा था। प्रतिद्वंद्वी के सभी शक्तिशाली हमले उसके विशाल हाथों के नीचे आग की लपटों में बदल रहे थे, जो एक भी वार झेलने में लगभग असमर्थ थे। स्विश। उस व्यक्ति ने अपना विशाल हाथ हिलाया और युद्ध मंच पर एक चमकदार रोशनी फूट पड़ी। एक विशाल पंजा आकाश को चीरता हुआ सीधा सामने वाले युवक पर लगा, जिससे वह मंच से नीचे गिर गया। वह विशाल पंजा अविश्वसनीय रूप से तीखा था और उसमें एक दिव्य पक्षी जैसी शक्ति समाहित थी, जिसकी शक्ति ने चारों दिशाओं को हिला दिया। टकराना। सामने वाला युवक पराजित हो गया और ड्रैगन ऊर्जा की एक धारा उसके प्रतिद्वंद्वी में प्रवाहित हो गई। वाह! उस्मान ने एक गहरी सांस ली और उस सारी ऊर्जा ड्रैगन को अपने शरीर में खींच लिया।
तुरंत ही उसकी ऊर्जा और रक्त पूरी तरह से पुनः भर गया। इतना ही नहीं, जीतने के बाद छोटे सुनहरे ड्रैगन टोकन पर उनकी रैंकिंग स्पष्ट रूप से बढ़ गई। उस्मान, वर्तमान रैंकिंग 57वीं। इस डेटा को देखते हुए उस्मान के मुंह के कोने पर एक मुस्कान आ गई। इस उस्मान में संभावित बैंगनी सोने के ड्रैगन स्तर की प्रतिभा है और उसकी युद्ध शक्ति भी बेहद मजबूत है। इस फैंग कबीले को अच्छी किस्मत मिली है। इस व्यक्ति को जीतते देख बाहर खड़े कई बुजुर्गों ने थोड़ा सा सिर हिलाया। संभावित बैंगनी स्वर्ण ड्रैगन स्तर की प्रतिभा राजा बनने के लिए पर्याप्त थी। जाओ, युवा मास्टर युवानशिंग। युवा मास्टर युवानशिंग निश्चित रूप से जीतेंगे। गोल्डन ड्रैगन प्लेटफॉर्म के पास दर्शक दीर्घा में फैंग कबीले के कुछ युवा लोग जयकार कर रहे थे। इस समय कई रैंकिंग तय हो चुकी थी, केवल शीर्ष 100 स्थानों के लिए ही प्रतिस्पर्धा बाकी थी। इस प्रकार वहां 3 लाख से अधिक दर्शक मौजूद थे। संपूर्ण गोल्डन ड्रैगन प्लेटफॉर्म असाधारण रूप से जीवंत दिखाई दिया। जीतने के बाद उस्मान की निगाहें बैंगनी सुनहरे प्रतीक्षा मंच पर पड़ीं। इस समय वहां प्रतिभाशाली लोगों का एक समूह बैठा हुआ था। ये सभी लोग संभावित बैंगनी स्वर्ण ड्रैगन स्तर या उससे ऊपर के प्रतिभाशाली लोग थे। मैं तुम्हें चुनौती देता हूं। अंततः उस्मान की आंखें चमक उठीं और उनकी नज़र सामने खड़े एक युवक पर पड़ी। इस युवक की रैंकिंग वर्तमान में 55वीं थी और यह व्यक्ति वास्तव में अनिरुद्ध था। ठीक है, मैं चुनौती स्वीकार करता हूं। अनिरुद्ध की नज़रें सिकुड़ गईं और वह तुरंत बाहर निकलकर युद्ध मंच पर उतर गया। उसके शरीर से एक मोटी आभा फैल रही थी। जैसे ही वह मंच पर उतरा, अनिरुद्ध की त्वचा पर मिट्टी के रंग के पैटर्न फैलने लगे। जैसे ही अनिरुद्ध युद्ध मंच पर उतरे, दर्शकों के बीच तुरंत चर्चा शुरू हो गई। इस व्यक्ति का नाम अनिरुद्ध है, जो दक्षिणी क्षेत्र में छोटे स्वर्ण ड्रैगन रैंकिंग के शीर्ष 10 में स्थान पाने वाला व्यक्ति है। उसके पास प्राचीन स्टोन मार्शल सोल है। वह उस्मान फैंग वंश का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, जिसका वंशक्रम अत्यंत सघन है और 97.8% तक पहुंचता है। अब जब ये दोनों आमने सामने होंगे तो कौन जाने कौन ज्यादा मजबूत होगा। कई लोगों की आंखों में उत्साह साफ झलक रहा था। इस स्तर पर हुए मुकाबलों में भाग लेने वाले सभी अद्वितीय प्रतिभाशाली थे। ऐसे व्यक्ति जब बड़े हो जाते थे तो उनका राजा बनना तय था। उनके पास जो रक्त संबंधी क्षमताएं थीं, वे भी देखने लायक थीं। उस्मान ने अनिरुद्ध को ठंडेपन से देखा। उसकी आंखों में अहंकार का भाव दिखाई दे रहा था। शी की अभिव्यक्ति शांत थी। इसके बाद दोनों चुप हो गए। दोनों ने अपनी गति पकड़नी शुरू कर दी। हुश अर्धमहल क्षेत्र की आभा में उतार चढ़ाव लगातार बढ़ता रहा। अनिरुद्ध की त्वचा पर मिट्टी के रंग की रोशनी टिमटिमा रही थी और अंत में सुनहरी रोशनी झिलमिला रही थी। यदि पाषाण मार्शल सोल को पूर्णता तक विकसित किया जाए तो वह व्यक्ति की त्वचा को सोने और लोहे के समान बना सकता है तथा ब्लेड और भालों के प्रति अभेद्य बना सकता है। चीख! उस्मान के शरीर से ऊर्जा और रक्त आकाश में उमड़ पड़ा और एक फीनिक्स की चीख गूंज उठी। ऐसा लग रहा था जैसे फीनिक्स की एक काल्पनिक छवि आकार लेने वाली हो। क्षण भर में ही दोनों की आभा चरम पर पहुंच गई। तारापात! अनिरुद्ध ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसके सिर के ऊपर एक मिट्टी के रंग का प्रभामंडल टिमटिमा रहा था। उसने एक मुक्का मारा और आसमान ऐसे कांप उठा मानो आसमान से कोई उल्कापिंड गिर रहा हो। उस गति ने आसमान को हिला दिया और शून्य में फैलती उल्कापिंड की पूंछ की लपटें मानो सब कुछ निगलने में सक्षम थीं। ये स्टारफॉल एक शक्तिशाली मार्शल आर्ट था, अत्यंत शक्तिशाली। ये तथ्य कि अनिरुद्ध ने शुरू से ही इस तरह की मार्शल आर्ट का इस्तेमाल किया, ये दर्शाता है कि वह इस मैच को कितना महत्व देते थे। इस प्रहार की शक्ति इतनी प्रबल है कि यह राजमहल के दायरे के निकट पहुंच रहा है। दर्शक दीर्घा में बैठे कई युवा हृदय की गहराइयों से चिल्ला उठे। वास्तव में ये हमला पहले से ही एक साधारण महल क्षेत्र विशेषज्ञ के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है। किसी ने कहा, यह संभावित बैंगनी स्वर्ण ड्रैगन स्तर पर प्रतिभाओं की असाधारण प्रकृति थी। महल क्षेत्र में पहुंचने से पहले ही उनके पास ऐसी भयानक लड़ाकू शक्ति थी। दिव्य फीनिक्स रोश! अनिरुद्ध को एक शक्तिशाली चाल चलते देख उस्मान के मुंह के कोने पर एक भयावह मुस्कान उभर आई। उसका बड़ा हाथ हिला और उसके पीछे ऊर्जा और रक्त का जमाव हो गया। वाह! ऊर्जा और रक्त फड़फड़ा कर दिव्य फीनिक्स में परिवर्तित हो गए। ये दिव्य फीनिक्स सजीव था। इसके रंग बिरंगे पंख आग की रोशनी से झिलमिला रहे थे, मानो यह आकाश और पृथ्वी को भस्म कर देना चाहता हो। संपूर्ण युद्ध मंच उस चकाचौंध भरी रोशनी से आच्छादित था। तुरंत ही उस चकाचौंध भरी रोशनी में से एक विशाल पंजा बाहर निकला। एक ने देखा कि विशाल पंजा हिल गया और उसने आकाश में उड़ते उल्कापिंड को पकड़ लिया। दरार! आग के तानों से घिरे उस विशाल पंजे ने जोर लगाया और उल्कापिंड को कुचल डाला। ऐसी अत्याचारी शक्ति अद्भुत थी, बहुत मजबूत। एक दिव्य पशु फीनिक्स के रक्त वंश वाले प्रतिभाशाली व्यक्ति से ऐसी ही अपेक्षा की जाती है। कई लोगों ने प्रशंसा में कहा, टकराना! उसका हमला विफल हो गया। अनिरुद्ध का शरीर बार बार पीछे हट गया और उसने हमला जारी रखा। 1000 सितारा गिरावट!
किसी ने देखा कि उसके वस्त्र फड़फड़ा रहे थे और हजारों उल्कापिंड आकाश से नीचे गिर रहे थे। तुरंत ही उसने अपने कदम बढ़ाए और सीधे सामने उस्मान पर हमला कर दिया। युद्ध मंच पर उल्कापिंड टूटते तारों की तरह दिखाई दे रहे थे। अनिरुद्ध की शक्तिशाली मार्शल आत्मा के विकास के तहत संपूर्ण शून्य भ्रम बन गया। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई आकाशगंगा दिखाई दे रही हो। हजारों तारों का गिरना सचमुच उल्कापिंडों के गिरने जैसा है। इस अनिरुद्ध की मार्शल आर्ट में महारत असाधारण है। ये देखकर कई प्रतिभाशाली लोगों ने मन ही मन सोचा, ये शी कबीले की कबीले दमनकारी मार्शल आर्ट है। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि क्या उस्मान इस प्रहार का सामना कर पाएगा। इस बात को लेकर युद्ध देख रहे साधक उत्सुकता से भर गए। अनिरुद्ध की मार्शल आत्मा गति के मामले में फैंग कबीले के वंश से थोड़ी कमतर हो सकती है, लेकिन उसकी प्रतिभा थोड़ी अधिक है। यही कारण है कि वह उस्मान से पहले रैंक कर सकता है। ऐसा लगता है कि गोल्डन ड्रैगन रैंकिंग के परीक्षण में कुछ तर्क है, रुद्र ने खुद से सोचा। उसकी आंखों में एक बुद्धिमान रोशनी टिमटिमा रही थी। इस लड़ाई में अनिरुद्ध निश्चित रूप से जीतेगा। जैसे ही उल्कापिंड जैसी विशाल मुट्ठी एक टूटते तारे की तरह नीचे उतरी, उस्मान को भारी दबाव महसूस हुआ। सामने एक भयावह आभा छा गई, मानो कोई आकाशगंगा का तूफान उसे निगल जाएगा। मुझे तोड़ दो। उस्मान की आंखें सिकुड़ गईं और उसके भीतर की रक्त शक्ति उमड़ पड़ी। एक अग्नि फीनिक्स अपने विशाल पंजों से आकाश चीरता हुआ बाहर आया। युद्ध मंच पर अनगिनत फीनिक्स के पंजे तुरंत प्रकट हो गए और उनके तीखे विशाल पंजे धुंधले प्रभाव में उल्कापिंडों से टकराने लगे। बैंग बैंग, तेज धमाकों से आकाश हिल गया और चमकदार और आंखों को लुभाने वाली रोशनी फूट पड़ी। यद्यपि वे वास्तविक उल्कापिंड नहीं थे, फिर भी प्रत्येक प्रहार में स्टोन मार्शल सोल का गहरा अर्थ छिपा था। उल्कापिंड का प्रभाव अजेय था। उस्मान की ऊर्जा और रक्त आकाश में बढ़ गया। उसका बड़ा हाथ एक विशाल पंजे में बदल गया जो आगे की ओर बढ़ रहा था। टकराना। अनिरुद्ध लगातार आगे बढ़ता हुआ हमला कर रहा था। उसका पूरा शरीर एक हल्की सुनहरी रोशनी में लिपटा हुआ था। रून पत्थर मार्शल आत्मा के चारों ओर कुंडलित होकर उसके शरीर में विलीन हो गए। इस समय वह ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने स्वर्ण कवच पहन रखा हो। उसके शरीर के चारों ओर सुनहरी रोशनी घूम रही हो और वह असाधारण रूप से प्रभावशाली दिखाई दे रहा हो। दिव्य फीनिक्स काइरैंड। उस्मान की आंखें ठंडी हो गईं और विशाल पंजा बाहर निकलकर अनिरुद्ध के शरीर पर आ गिरा। झनकार। इसका जवाब धातु के टकराने की आवाज से मिला। तारापात। अनिरुद्ध ने विशाल पंजे को अपने ऊपर आने दिया। उसने धीरे से अपना सिर उठाया। उसके मुंह के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई। तारापात। जैसे ही वह धीमी चीख निकली, उसकी हथेली हिलती हुई दिखाई दी। धमाका। उसकी मुट्ठी उल्कापिंड की तरह उस्मान की छाती पर सामने से लगी। टकराना। एक धीमी सी आवाज निकली और उस्मान को एक मुक्का मारकर सीधे उड़ा दिया गया। उफ। मुंह में ताज़ा खून थूका गया और वह दयनीय स्थिति में युद्ध मंच पर गिर पड़ा। वाह। जैसे ही वह उतरा, एक सुनहरी रोशनी चमक उठी। स्टार स्टोन भाला। स्टोन मार्शल सोल की शक्ति संघनित होकर एक लंबे भाले में परिवर्तित हो गई जो उस्मान की गर्दन पर प्रकट हुई। इस लड़ाई में उस्मान हार गया। फैंग कबीले का वंश बहुत मजबूत है, लेकिन यह उस्मान अपने वंश की शक्ति पर बहुत अधिक निर्भर करता है, इसलिए मार्शल आर्ट की निपुणता में अंतर्दृष्टि का अभाव है। उस्मान को हारते देख रुद्र अपने दिल में समझ गया, इस गोल्डन ड्रैगन प्लेट का ग्रेड जितना ऊंचा होगा, मुझे उतना ही ज्यादा फायदा होगा। अनिरुद्ध ने अपने हाथ में रखे कमर के टोकन पर नजर डाली। उसके होठों पर मुस्कान तैर रही थी। भविष्य में इस गोल्डन ड्रैगन प्लेट के साथ मैं गोल्डन ड्रैगन मकबरे तक जा सकूंगा, जहां दीर्घायु का रहस्य छिपा है। चुनौतियां जारी रहीं तथा जैसी लड़ाइयां अभी देखी गईं, वे लगातार जारी रहीं। युवान त्यानचेंग ने एक महान युद्ध लड़ा। उसकी स्वर्णिम सूर्य दिव्य आंखें खुलती और बंद होती रहीं। उसकी शक्ति से स्वर्ग हिलता रहा। अंततः वह एक स्थान ऊपर उठकर 30वें स्थान पर पहुंच गए। हालांकि इसके बाद उन्होंने दोबारा चुनौती नहीं दी। गोल्डन ड्रैगन रैंकिंग में मार्शल आर्ट की उपलब्धियों और रक्त संबंधी दिव्य क्षमताओं का परीक्षण किया गया। निषिद्ध कलाकृतियां बिल्कुल अनुपयोगी थीं। यहां तक कि राजा स्तर के हथियारों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। अंततः आगे के लोगों ने चुनौती देना बंद कर दिया और रैंकिंग धीरे धीरे स्थिर हो गई। अब शीर्ष 20 प्रतिभाशाली लोगों के लिए चुनौतियां हैं। तुरंत ही कई लोगों की नज़रें शीर्ष 20 प्रतिभाशाली लोगों पर टिक गईं। इनमें से ज़्यादातर लोग बैंगनी सुनहरे ड्रैगन स्तर के करीब थे और उनमें से लगभग हर एक में राजा बनने की क्षमता थी। उदाहरण के लिए अंशुराज, उनकी प्रतिभा दूसरों से बिल्कुल कम नहीं थी। उसके पीछे महल क्षेत्र में एक साधक था जो कोई और नहीं बल्कि बंधु था। मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। बंधु ने अंशुराज को चुनौती देने का इरादा रखते हुए घोषणा की। हालांकि एक स्थान ऊपर जाने का कोई खास महत्व नहीं था। यदि वह प्रतिद्वंद्वी के गोल्डन ड्रैगन क्यूई का एक निशान भी जब्त कर सके तो यह अभी भी सार्थक होगा। ये गोल्डन ड्रैगन प्लेट भविष्य में बहुत उपयोगी होगी। अच्छा। अंशुराज लड़ाई से बेखौफ खड़ा हो गया। दोनों आकृतियां आगे बढ़ीं और युद्ध मंच पर उतर गईं।
इस समय कई अन्य लोग भी एक साथ चुनौती दे रहे थे। वाह! जैसे ही वह उतरा, लैन चेंगफेंग के चारों ओर एक आदिम अराजकता का माहौल छा गया। हजार छाया ज्वाला हाथ बंधु ने तुरंत एक शक्तिशाली आक्रमण प्रदर्शित करते हुए हमला किया। दर्जनों विशाल हाथ आकाश से नीचे की ओर उठे, उनकी गति आश्चर्यजनक थी। इस व्यक्ति के पास अग्नि आत्मा शरीर था, जिसका शरीर 99.3 अंक तक पहुंच गया था। अब महल क्षेत्र में प्रवेश करने और राजा की सच्ची अग्नि के साथ विलय होने के बाद उसकी युद्ध शक्ति और भी अधिक असाधारण हो गई थी। आदिम अराजकता हाथ प्रतिद्वंद्वी के हमले को देखते हुए अंशुराज की अभिव्यक्ति गंभीर थी। उसने अपनी पूरी शक्ति लगा दी और अपने आदिम अराजकता हाथ की एक चाल से वह आग की लपटों को चीरता हुआ एक हाथ के निशान से टकरा गया। टकराना! एक जबरदस्त गर्जना ने आकाश को हिला दिया और अंशुराज थोड़ा पीछे हट गया। उसके होठों से ताज़ा खून की एक बूंद बह रही थी। इस व्यक्ति की ज्वाला में एक राजा की शक्ति है। अंशुराज ने भौहें चढ़ाईं। अपनी युद्ध शक्ति के साथ वह वर्तमान में साधारण पैलेस रियल्म विशेषज्ञों से निपटने में सक्षम था। हालांकि ये बंधु स्पष्ट रूप से एक साधारण व्यक्ति नहीं था। संभावित मूल्य में शीर्ष 20 में स्थान प्राप्त करना उनकी ताकत का प्रमाण था। हजार छाया लौ हाथ डाइजिया अपने हमले को सफल होते देख बंधु ने भयंकर हमला करने का अवसर प्राप्त कर लिया। आदिम अराजकता क्यू ब्लेड अंशुराज की अभिव्यक्ति गंभीर थी। उसका पूरा शरीर आदिम अराजकता की आभा से घिरा हुआ था। तुरंत ही उसके बगल में एक तेज धार वाला ब्लेड प्रकट हुआ और ये ब्लेड तूफान की तरह प्रतिद्वंद्वी की ओर टूट पड़े। सभी आभाओं के राजा के रूप में आदि अराजकता आभा ने प्रतिद्वंद्वी की लपटों को लगातार कमजोर किया। दुर्भाग्य से हजार छाया ज्वाला हाथ का हमला बहुत भारी और निरंतर था। अंशुराज अंततः इस व्यक्ति का सामना नहीं कर सका। टकराना! अंततः लैन चेंगफेंग को पीछे हटा दिया गया। भाई लैन की प्रतिभा अच्छी है, लेकिन वह अपने साधना क्षेत्र के कारण हार गया। रुद्र की आंखें चमक उठी जब उसने सोचा, प्राइमल कैस्ट सेलेस्टियल बॉडी निश्चित रूप से बुरी नहीं है। वास्तव में उनकी रैंकिंग जियाओतियान और अन्य लोगों से भी अधिक थी। लेकिन पैलेस रियल्म साधक का सामना करते हुए अंशुराज अंततः हार गया। यदि वह पहले इस दायरे में प्रवेश कर जाता तो वह निश्चित रूप से उच्च रैंकिंग के लिए चुनौती जारी रख पाता। ये बच्चा अच्छा है। हालांकि वह हार गया, फिर भी वह एक दुर्लभ प्रतिभा है। बाहर एक राजा की आंखें चमक उठीं, जिससे स्वीकृति का भाव प्रकट हुआ। अंशुराज हार गया। इस बीच कई अन्य लड़ाइयां भी समाप्त हो रही थीं। 11वें से 20वें स्थान तक की रैंकिंग में थोड़ा बदलाव आया। हालांकि ये परिवर्तन महत्वपूर्ण नहीं थे और इनके पीछे जो लोग थे उन्हें अब कोई चुनौती नहीं मिली। इसके बाद शीर्ष 10 रैंकिंग वाली लड़ाइयां शुरू होंगी। प्रत्येक व्यक्ति को 2 चुनौती के अवसर मिलेंगे। स्वर्ण ड्रैगन मंच के ऊपर एक भव्य आवाज़ गूंजी। जैसे ही यह आवाज़ उनके कानों तक पहुंची, चारों ओर से साधक पूरी तरह से उत्तेजित हो गए, मानो उनके शरीर का खून खौलने वाला हो। शीर्ष 10 ये सचमुच असाधारण प्रतिभाशाली लोग थे। हालांकि वहां केवल 4 बैंगनी सुनहरे ड्रैगन स्तर के प्रतिभाशाली लोग थे। उनके पीछे के अन्य लोग भी बैंगनी सुनहरे ड्रैगन स्तर के बहुत करीब थे। भव्य आवाज गूंजी, लेकिन रुद्र सीधा बैठा रहा। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं, वह काफी शांत दिखाई दे रहा था। मुझे आश्चर्य है कि ताज किसे पहनाया जाएगा। बाहर खड़े बुजुर्गों की भी उत्सुक निगाहें थीं। ताज पहनाए जाने से एक व्यक्ति को अनंत ड्रैगन क्यूई प्राप्त होगी। ये ड्रैगन क्यू साधकों को उनकी साधना बढ़ाने में सहायता नहीं कर सका। हालांकि ये बाद में निषिद्ध क्षेत्र के उद्घाटन से संबंधित था। स्वर्गीय राजधानी क्षेत्र में एक निषिद्ध क्षेत्र था जिसमें एक प्राचीन मकबरा था जिसका आकार सुनहरे ड्रैगन जैसा था, जिसमें दीर्घायु का रहस्य छिपा था। लेकिन अंदर तक जाने के लिए ड्रैगन क्यूई संरक्षण की आवश्यकता होती है। एक प्राचीन महान शक्ति ने एक बार कहा था कि इस निषिद्ध क्षेत्र का इस गोल्डन ड्रैगन सिटी के साथ एक रहस्यमय संबंध है। ये संभवतः किसी दीर्घायु राजवंश द्वारा छोड़ा गया प्राचीन अवशेष है। हालांकि रुद्र बैंगनी सुनहरे ड्रैगन पैटर्न स्तर का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, उसकी साधना केवल अर्धमहल क्षेत्र तक ही सीमित है। उसके लिए स्वर्ण ड्रैगन सिंहासन के लिए प्रतिस्पर्धा करना कठिन होगा। मेरे कुल के जू एओटियन के पास सूर्य चंद्र मार्शल आत्मा है और वह पहले ही महल क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। चूंकि वह वर्तमान में दूसरे स्थान पर है, इसका अर्थ है कि वह सभी पहलुओं में मजबूत है। उसके पास प्रथम स्थान प्राप्त करने का एक बड़ा अवसर होना चाहिए। जब उसे ड्रैगन क्यू प्रदान किया जाएगा तो वह उस स्वर्ण ड्रैगन मकबरे की गहराई में प्रवेश करने में सक्षम हो जाएगा। बाहर झू कबीले के बुजुर्ग उत्सुकता से देख रहे थे। अगर पूरब उस प्राचीन निषिद्ध क्षेत्र में कुछ हासिल कर लेता है तो उसकी भविष्य की उपलब्धियां अथाह होंगी। इस समय विभिन्न कुलों के राजा गुप्त रूप से चिंतन कर रहे थे। इसमें दीर्घायु का प्राचीन रहस्य छिपा था। यीशु की प्रतिभा अच्छी है और मेरे फैंग कबीले का वंश, जिसमें अग्नि फीनिक्स भी शामिल है, भी असाधारण है। मुझे आश्चर्य है कि उसकी तुलना पूरब से कैसे की जा सकती है। फैंग कबीले के बुजुर्ग ने भी सोचा। सभी को उम्मीद थी कि उनके कबीले के लोग प्रथम स्थान प्राप्त कर सकेंगे।
इस तरह भविष्य में उस प्राचीन निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश करते समय उन्हें कुछ और लाभ प्राप्त होंगे। इस स्तर के प्रतिभाशाली लोगों के लिए प्रगति का हर अंश अत्यंत दुर्लभ था। हालांकि जिन राजाओं के कुल के लोग शीर्ष 10 में नहीं थे वे उदासीन थे, तेजोमे की तरह। हालांकि रणवीर का प्रदर्शन अच्छा था, अंत में भी उनमें कुछ कमी रह गई। जियो चेंगलोंग की भौहें भी थोड़ी सिकुड़ गईं। शिवम की रैंकिंग केवल 34वीं थी और उसे राजाओं के बीच राजा नहीं कहा जा सकता था। बेशक 20 से 40 रैंक वाले प्रतिभाशाली लोगों के बीच संभावित अंतर वास्तव में बहुत बड़ा नहीं था। बात सिर्फ इतनी थी कि वहां बहुत अधिक प्रतिभाशाली लोग थे, जिसके कारण जियाओतियान और रणवीर की रैंकिंग कम थी। रुद्र, सौरव शाह की आंखें चमक उठीं। हर बार जब वह उस युवक को बैंगनी सुनहरे ड्रैगन सिंहासन पर बैठा देखता तो उसे एक अजीब सी झुंझलाहट होती। हालांकि यह युवक अभी अर्धमहल क्षेत्र में ही था और शायद प्रथम स्थान प्राप्त न कर पाता, फिर भी उसकी क्षमता उसे सतर्क कर रही थी। अंतिम मुकाबला अंततः शुरू होने वाला है। मुझे आश्चर्य है कि क्या रुद्र उस चरण तक पहुंच पाएगा। जियो फैंग की आंखें प्रत्याशा से जल उठीं। आधे साल पहले जब वह रुद्र से मिला तो वह नवजात आत्मा क्षेत्र के केवल 5वें चरण में था। इस समय शीर्ष पर प्रतीक्षारत प्लेटफॉर्म पर शीर्ष 10 युवा लोग हिले नहीं। हर कोई दूसरों से चुनौती मिलने का इंतजार कर रहा था। मैं चुनौती दूंगा। इसी समय एक युवक की आवाज़ गूंजी। तभी सभी ने एक युवक को हरे वस्त्र पहने देखा, जिसकी तलवार जैसी भौहें उसकी कनपटियों तक फैली हुई थीं। उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे बंधे हुए थे। वह आराम से बाहर जा रहा था। वाह! जैसे ही वह गोल्डन ड्रैगन प्लेटफॉर्म के केंद्रीय युद्ध मंच पर उतरा, उसके वस्त्र फड़फड़ाने लगे। उसके शरीर से एक तीव्र आभा निकल रही थी। उस उतार चढ़ाव के कारण गोल्डन ड्रैगन प्लेटफॉर्म का वातावरण बदल गया। ये 11वें स्थान पर रहने वाला युवक था। ये व्यक्ति सोहेल नाम का एक तलवारबाज था, जिसे 99% विरासत मूल्य वाली तलवार मार्शल आत्मा विरासत में मिली थी। वह वर्तमान में महल क्षेत्र में था। पिछली लड़ाइयों में 6 लोगों ने उसे चुनौती दी थी, लेकिन उसने एक ही तलवार के वार से उन्हें हरा दिया था। उसकी युद्ध शक्ति इतनी प्रबल थी कि उसे राजाओं का राजा कहा जा सकता था। यिन तियानचौ, इस व्यक्ति को बाहर निकलते देख मंच पर मौजूद सभी युवाओं की निगाहें उत्सुकता से उसकी ओर देखने लगीं। इस सोहेल की तलवार की मंशा की प्राप्ति बेहद मजबूत है, उसे शीर्ष 10 में जगह बनाने का मौका मिलना चाहिए। देखने के मंच पर जय की आंखें चमक उठीं। तलवारबाजी के प्रतिभाशाली खिलाड़ी वाकई परेशान करने वाले होते हैं, लेकिन चूंकि वह शुरुआती रैंकिंग में शीर्ष 10 में नहीं आ पाया तो इसकी कोई वजह जरूर होगी, उसके बगल में खड़े पार्थ ने कहा। अगर उसने मूल्यांकन के दौरान अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई तो उसके लिए शीर्ष 10 में जगह बनाना आसान नहीं होगा। इस स्तर पर आगे बढ़ना बहुत कठिन था। बेशक इससे इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ लोगों ने मूल्यांकन के दौरान अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई, जिसके कारण उनकी रैंकिंग सबसे सटीक नहीं हो सकी। वर्तमान में शीर्ष 10 में रुद्र को पहला, पूरव को दूसरा, फैंग यिक्सु को तीसरा, झोउ जेन को चौथा, लेई जेंटियन को 5वां, कैरव को छठा, दिग्विजय को 7वां, क्षितिज को 8वां, भोपाल को 9वां और लैक्समैन को 10वां स्थान मिला। रुद्र को छोड़कर इनमें से सभी 10 व्यक्ति महल क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। उनमें से प्रत्येक के पास अत्यंत मजबूत शरीर था और उनकी प्रतिभा भी सामान्य लोगों से बढ़कर थी। ये कहा जा सकता है कि इन सभी व्यक्तियों को राजाओं में राजा कहा जा सकता है। हालांकि राजाओं के बीच भी शक्ति का भेद था। जब सोहेल युद्ध के मंच पर उतरा तो वह तुरंत सभी के ध्यान का केंद्र बन गया। प्रतीक्षारत प्लेटफॉर्म पर खड़े 10 युवकों की आंखें हल्की सी झपक रही थीं। एक तलवार दाव प्रतिभा, यहाँ तक कि रुद्र की आंखें धीरे धीरे खुलीं और जब उसने सोहेल को देखा तो उसकी निगाहों में रुचि का एक संकेत दिखाई दिया। इस व्यक्ति से उसे एक शक्तिशाली तलवार की आशंका हुई। तलवार का वह इरादा किसी भी तलवार दाव प्रतिभा से कहीं अधिक मजबूत था जिसका उसने पहले सामना किया था। ऐसा लग रहा था जैसे इस व्यक्ति ने तलवार का अपना रास्ता खोज लिया है। वास्तव में जब सोहेल ने पहले अपना कदम उठाया था तो कुछ लोगों ने पहले ही उसकी तलवार दाव प्रतिभा को भांप लिया था। आप किसे चुनौती दे रहे हैं? गोल्डन ड्रैगन मंच पर एक भव्य आवाज़ गूंजी। यिन तियानचौ की आंखें घूम गईं, उसकी निगाहें उसके सामने बैंगनी ड्रैगन सिंहासन पर बैठे 10 युवाओं पर घूम गईं। उसकी निगाहें स्वाभाविक रूप से एक पल के लिए रुद्र पर टिक गईं। तुरंत ही कई लोगों की आंखों में आश्चर्य झलक उठा। क्या वह सीधे तौर पर रुद्र को चुनौती देने वाला है? कई लोगों की आंखों में आश्चर्य झलक रहा था। रुद्र को चुनौती देना कोई समझदारी भरा कदम नहीं है, किसी और ने शांति से कहा। अगर किसी के पास पर्याप्त ताकत नहीं है तो चुनौती सफल होने पर भी वह पहले स्थान पर मजबूती से नहीं टिक सकता, बल्कि उसे कई लोगों से चुनौती मिलेगी और इस तरह अगर वह असफल होता है तो वह एक व्यर्थ अवसर होगा। यदि सोहेल होशियार होता तो वह पहले रुद्र को नहीं चुनता। आखिरकार इस शीर्ष 10 लड़ाई में केवल 2 चुनौती के अवसर थे। मैं 10वां चुनता हूं, दुआन यू। अंततः सोहेल की आंखें चमक उठीं और उसकी नज़र लैक्समैन पर पड़ी।
अगर मैं शीर्ष 10 में आ जाऊं तो ये काफ़ी है। सोहेल की आंखों में तलवार की रोशनी चमक उठी और वह आत्मविश्वास से भरा हुआ लग रहा था।